वहाँ पर एक रीटेस्ट हुआ कि ये बच्चे पास हो जाएं, तो रीटेस्ट में भी फेल हो गए हम। एक और चीज़ जेएनयू में कही जाती थी कि अगर आप सवर्ण हैं, सवर्ण से संवाद कर रहे हैं, पुरुष हैं, पुरुष से संवाद कर रहे हैं, हिंदू हैं, हिंदू से संवाद कर रहे हैं, तो ये संवाद की महिमा नहीं है। मेरे लिए ही नहीं, पूरी मनुष्यता के लिए सौंदर्य और प्यार का आत्यंतिक महत्व है। दुख जो है ना, वो इनएविटेबल है, अपरिहार्य है, आप उसकी अवॉइड नहीं कर सकते उसको। कविता के साथ अगर आप ज़बरदस्ती करेंगे तो उसके साथ अन्याय करेंगे, एक गढ़ी हुई बनावटी कविता लिखेंगे। एक कविता ज़रूर ऐसी है अपवाद स्वरूप, जो मैंने करीब 4-5 साल में लिखी है। कविता छोटी है, कोई निष्क्रिय, कोई जड़ चीज़ नहीं है भाषा। भाषा में मनुष्यता है, तो भाषा भी आपका इस्तेमाल करती है। हमारा दुर्भाग्य है कि वाल्मीकि रामायण को ठीक से बुद्धिजीवियों ने भी नहीं पढ़ा है, जो सेकुलर जमात है वो भी नहीं पढ़ना चाहती है। स्टडी ये है कि जो हिंदू परित्यक्ताओं की संख्या भारतवर्ष में तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं से ज़्यादा है। जैसे तोड़ तोड़ के वाक्य अगर लिखे जाएं, किसी लाइन में 4 शब्द, किसी में 6 शब्द, किसी में 5 शब्द, इससे कविता नहीं हो जाती। उसी तरह से गद्य में लिखी जाने से वो गैर कविता नहीं हो जाती। मैं कह रहा हूँ बड़े कवि हैं, लेकिन उनको समाज बनाता है ना बड़ा कवि। केवल कविता थोड़े बड़ा कवि बनाती है, वो समाज नहीं रहा ना। उन्हीं नामवर सिंह ने ये कहा कि तुम्हारी नियुक्ति जेएनयू में मैनेजर पांडे को करनी चाहिए, और वही नामवर सिंह फिर मुझे मान रहे हैं कि मेरिट नहीं है या मेरिट कम है। तो ये एक अंतर्विरोध है कि नहीं है? नमस्कार, स्वागत है आपका संगत में। आज मेरे साथ एक ऐसे कवि हैं जिनका अनुभव ही उनका सामर्थ्य है, और उस सामर्थ्य के कई आयाम हैं, जो पहले कविता संग्रह में एक संपूर्णता की खोज के लिए निकले थे, और धीरे धीरे उन्होंने आकाश में एक अर्धचंद्र देखा और वो काजू की रोटी बनाने की बात करते हैं। पंकज चतुर्वेदी, बहुत स्वागत है पंकज जी संगत में। शुक्रिया। काजू की रोटी आपका एकदम हालिया संग्रह है, और जब आदमी रोटी की खोज में निकलता है, उसकी तलाश में या उसके लिए संघर्ष कर रहा होता है। जी। और थोड़ा पीछे उस बचपन से और उस संघर्ष के सफ़र के बारे में कुछ बताएं हमें। मैं, एक गांव है कानपुर देहात ज़िले में, तिश्ती गांव, तो वो मेरा गांव है। लेकिन मेरे जो एक बड़ा भाई और बड़ी बहन, वो जन्म लेते ही दिवंगत हो गए थे। तो मेरे मतलब ऐसा कुछ भय था घर में, दहशत थी कि कोई बच्चा होगा वो ख़त्म हो जाएगा। तो मुझे ये कहा गया, मतलब मेरे लिए व्यवस्था की गई कि इसका जन्म जो है ममाने में हो, मामा के यहाँ। तो इटावा शहर में मेरे मामा जी रहते थे, वकील थे, वो कांग्रेस के बड़े नेता थे। तो उनके घर में मेरा जन्म हुआ, और जब मैं थोड़ा सा 1 साल या 6 महीने का हो गया तो मैं फिर लाया गया अपने गांव। 1971 हाँ, पाकिस्तान भारत युद्ध चल रहा था, भारत पाकिस्तान युद्ध। अच्छा। उस युद्ध के दरमियान मेरा जन्म हुआ, तो मैं फिर गांव लाया गया। लेकिन चूंकि मुझे उसकी, जब बच्चा कोई जन्म लेता है तो उसकी स्मृतियां तो होती नहीं हैं, तो मुझे तो सारी स्मृतियां मेरे गांव की हैं। और मैंने किसी अखबार में या कहीं पढ़ा कि वही सैनिक स्कूल है लखनऊ में। जब मैं कक्षा 6 या 7 में पढ़ता था, 5, 6, 7, तो मैंने पिताजी से कहा कि मैं सैनिक स्कूल में पढ़ना चाहता हूँ। तो उन्होंने उसकी तैयारी कराई। बहुत अच्छे अध्यापक हैं मेरे पिता, अभी भी हैं। तो उन्होंने ही मुझे पढ़ाया लिखाया, और उनकी बदौलत मैं सैनिक स्कूल में मेरा एडमिशन हुआ लखनऊ में। तो कक्षा 7 से मेरा गांव छूट गया, तो मैं 6 साल वहाँ पढ़ा। और मैं मिलिट्री में ऑफिसर बनना चाहता था, क्योंकि मैं उस स्कूल में था, उसके संस्कार थे, उसको मैं पसंद करता था। लेकिन मैं फिर वो कक्षा 9 जब मैंने पास किया है, एग्ज़ाम दिया है, उसके बाद गर्मी की छुट्टियों में जब मैं गांव आया, तो मैंने अपने पिताजी की जो लाइब्रेरी थी उसमें साहित्यिक किताबें बहुत थीं, क्योंकि हमारे पिताजी साहित्य प्रेमी थे, कविता प्रेमी थे।
तो उसमें मैंने जयशंकर प्रसाद की काव्यकृति पढ़ी आंसू, और आंसू से मेरा दिमाग घूम गया। मतलब कक्षा 9 के एग्ज़ाम दे के मैं गांव आया था गर्मी की छुट्टियों में। दिमाग घूम गया मतलब आंसू उस समय समझ में आ रही थी आपको? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आंसू पढ़ के रोता था, मतलब और आंसुओं में भीग जाता था। और उसके एक छंद है, मतलब टेक्निकली क्या है आई डोंट नो, लेकिन आनंद छंद नाम है उसका। आनंद छंद में आंसू की रचना हुई है। तो इतनी खूबसूरत वो कविता है, इतनी संवेदना से भरी हुई है कि मैं उससे अभिभूत हो गया। और मैंने उसको उस ज़माने में कुछ नहीं तो 50-60 छंद उसके याद हो गए मुझे, आंसू के। हाँ, इतनी मतलब मेमोरी शार्प थी उस समय, स्मृति बहुत अच्छी थी मेरी। अच्छा, कितना मतलब इसको मैं क्या कहूँ, कोइंसिडेंस कहूँ, संयोग कहूँ कि जब हम बात कर रहे हैं और आप आंसू की बात कर रहे हैं और मेरे हाथ में आपकी आज ही की पोस्ट है जिसमें आप लिख रहे हैं वो क्या चीज़ है जो रचना से घटा लो तो वो खबर बन जाती है, और ख़बर में जोड़ दो तो रचना बन जाती है, शायद वो आंसू है। बिल्कुल बिल्कुल, उसका इम्पैक्ट मैं ये स्वीकार करूँगा कि ये जयशंकर प्रसाद की रचना का इम्पैक्ट मेरे हृदय में इतना गहरा है कि वो एक कहते हैं ना इसको लाइफ लॉन्ग इम्पैक्ट है, वो लाइफ लॉन्ग इम्पैक्ट है। और फिर उस तरह के कवि, उस तरह की कविताएं जिनमें मर्म हो, जीवन का आंसू हो, वो मुझे बहुत प्रभावित करते हैं। अच्छा, दिमाग घूम गया इस अर्थ में कह रहा था कि फिर मैंने उसको आंसू से जब मैं इतना अभिभूत हुआ तो मैंने सोचा कि ये बहुत अच्छी, बहुत सुंदर चीज़ है कविता, और मैं अब कविता लिखूंगा, मिलिट्री में नहीं जाऊंगा। बीए आपका लखनऊ विश्वविद्यालय से होता है? नहीं, फिर इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी मुझे, जो कविता से लगाव हुआ मेरा, क्योंकि वहाँ पर केवल एक ही साइड थी, साइंस साइड, सैनिक स्कूल में, और मेरा मन नहीं लगता था फिजिक्स में, मैथ्स में, तो मैं बहुत कमज़ोर हो गया, केमिस्ट्री और फिजिक्स में बहुत कमज़ोर हो गया, तो मैं फ़ेल हो गया। ये संघर्ष है मेरा। क्लास 11th में मैं फ़ेल हो गया फिजिक्स और मैथ्स में, तो फिर स्कूल से निकाले जाने की नौबत आ गई, सैनिक स्कूल से। अच्छा, अब ये तो फैसला मैंने कर ही लिया था कि मिलिट्री में नहीं जाना है, तो वहाँ पर एक रीटेस्ट हुआ कि ये बच्चे पास हो जाएं, तो रीटेस्ट में भी फेल हो गए हम। अरे हाँ, तो लगा कि निकाल दिए जाएंगे स्कूल से। तो मैं अपने घर आया, मैंने कहा अब तो स्कूल के बाहर किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं क्लास 11th में फिर से, क्लास 11th में तो फेल हो रहा हूँ मैं, रीटेस्ट में भी फेल हो गया हूँ। तो कानपुर शहर में एक कॉलेज था, वहाँ गया, तो उससे भी बड़ा डिप्रेशन हुआ, क्योंकि मेरा घर तो शहर में था नहीं, शहर से 75 किलोमीटर दूर मेरा गांव है। तो अब रहेंगे कहाँ, एडमिशन तो हो जाएगा, तो मैं उसका हॉस्टल देखने गया। तो वो क्राइस्ट चर्च कॉलेज था कानपुर का। तो हॉस्टल में क्या था कि गर्मी की छुट्टियाँ चल रही थी, तो मैं देखने गया यहाँ कमरे कैसे हैं, तो दरवाज़ों में ताले नहीं लगे थे। तो एक दरवाज़ा खोला मैंने, तो उसमें कुत्ते सो रहे थे। तो मुझे बड़ा डिप्रेशन हुआ कि मैं तो इतने अच्छे हॉस्टल में रहता हूँ सैनिक स्कूल के, यहाँ कैसे रहूँगा। तो मैं घर चला आया, मैंने पिताजी को बताया। फिर अचानक एक घटना हुई कि एक चिट्ठी आई प्रिंसिपल सैनिक स्कूल की। उसमें लिखा था प्रमोटेड टू क्लास 12th ड्यू टू स्पेशल रीजंस। अब वो क्या थे? तो वो मैं जब गया सैनिक स्कूल और मैंने प्रिंसिपल से मिला मैं कि सर व्हाट आर द स्पेशल रीजंस जिसकी वजह से रीटेस्ट में भी फेल होने के बावजूद मुझे अगली क्लास में प्रमोट किया गया। तो वो मेरी साहित्यिक जो अभिरुचियाँ थीं उनसे प्रभावित थे। क्या बात है। वो मेरी 3 मार्च 1988 को मेरे कुछ दोहे नवभारत टाइम्स में छपे थे, तो मैंने वो अखबार उनको दिया था प्रिंसिपल को। तो वो कहने लगे वी आर प्राउड ऑफ यू, मतलब इस स्कूल के एक स्टूडेंट की कविता नवभारत टाइम्स में छपी है। नवभारत टाइम्स उस समय बहुत हाँ जाहिर से प्रतिष्ठित अखबार था 1988 में, जब सोशल मीडिया नहीं था, कुछ नहीं था ये सब जो आज हम सरंजाम देख रहे हैं। तो आई वॉज प्रमोटेड टू क्लास 12th। तो समहाउ मैंने कक्षा 12 पास कर लिया, और एक चमत्कार हुआ कि फर्स्ट डिवीज़न पास कर लिया। और चमत्कार इसलिए कह रहा हूँ कि जब
कोई भी सुनता था कि फर्स्ट डिवीज़न कैसे हुआ तो वो आश्चर्य में पड़ जाता था। तो मार्क्स मुझे याद हो गए हमेशा के लिए, वो मेरे लिए एक सरप्राइज़ था। मार्क्स बताना शुरू करता हूँ तो लोग तब भी विश्वास नहीं कर पाते फर्स्ट डिवीज़न कैसे हुआ। अब आपको बता देता हूँ, फिजिक्स में नंबर थे 44 आउट ऑफ 100, 100 में 44, जो थर्ड डिवीज़न हुआ। थर्ड डिवीज़न और केमिस्ट्री में नंबर थे 49, हाँ 100 में 49, फर्स्ट डिवीज़न है। हाँ। केमिस्ट्री में 49, मैथमेटिक्स गणित में 54, 100 में 54 नंबर, और अंग्रेजी में 64, ठीक 64, लेकिन फर्स्ट डिवीज़न है। हिंदी में नंबर आए 92, तो टोटल हो गया 303, वो एवरेज निकल गया, एवरेज हो गया 60.6%। हाँ। तो इस तरह से वो फर्स्ट डिवीज़न हो गई। फिर वहाँ जो मेरी साहित्यिक अभिरुचियाँ थी उनको देख के सैनिक स्कूल के शिक्षक कहते थे कि बेटा तुम बीए करना, इसके बाद बीएससी मत करना। और तो ये पूरा बैकग्राउंड बना आपका बीए करने का। तो मैं लखनऊ विश्वविद्यालय चले गए, और उसके बाद आप चले गए जेएनयू गया मैं एमए करने के लिए। एमए मैंने एंट्रेंस टेस्ट दिया जेएनयू का, लखनऊ में ही, और उसमें मैं बीएड का भी फॉर्म खरीद के लाया था। हॉस्टल में रहता था, हबीबुल्ला हॉल, लखनऊ विश्वविद्यालय। तो मैंने सोचा कि अब क्या हम कोई बहुत बड़े आदमी तो नहीं बन सकते, तो इंटर कॉलेज के शिक्षक बन जाएंगे। तो बीएड का फॉर्म खरीद के लाया, और फॉर्म खरीद के जब मैं अपने कमरे पहुंचा तो वहाँ एक चिट्ठी पड़ी हुई थी जेएनयू की कि आपने जो एमए की प्रवेश परीक्षा दी थी वो आप पास हो गए हैं और 14 अगस्त के पहले आप ज्वाइन कर लें, एडमिशन ले लें। और वहाँ पर एग्ज़ाम्स लेट होते थे लखनऊ विश्वविद्यालय में। पता चला एग्ज़ाम हो रहा है जुलाई अगस्त में, रिज़ल्ट आएगा अक्टूबर नवंबर में, और जेएनयू की लास्ट डेट होती है एडमिशन की 14 अगस्त। तो मैं वो चिट्ठी लेके कुलपति जी के पास पहुंच गया कि सर मेरे करियर का सवाल है और जेएनयू से पत्र आया है, तो आप मेरा कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट, किसी ने मुझे बताया था ये प्रोग्राम, जी हाँ, तो उन्होंने ऑर्डर कर दिया मेरे एप्लीकेशन पर। ठीक है। फिर उनकी बेटी थी आभा अवस्थी, जो सोशलॉजी की हेड थी, उनकी मदद से वो रिजल्ट मिल गया मुझे एक बंद लिफाफे में। और आप जेएनयू चले गए। जेएनयू में आना, उसने आपके पूरे जीवन पर और आपकी कविताई पर क्या प्रभाव डाला? बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा, क्योंकि मैं उसके पहले तो विचारधारा की दृष्टि से बहुत अपरिपक्व था। मुझे सही रास्ता नहीं मालूम था कि विचार का सही रास्ता क्या है। और मतलब जैसे हम वो थे ना, एक सवर्ण हिंदू बैकग्राउंड था, तो उसी तरह की सोच थी। वहाँ जाके ये पता लगा कि आपको जो डाउन ट्रॉडन क्लासेज हैं, उनकी जो समाज में जिन निचली आमदनी के निचले स्तर पर जीवन निर्वाह करने वाली जो मनुष्यता है, उस मनुष्यता की मुक्ति के लिए आपको संघर्ष करना चाहिए और सोचना समझना चाहिए, पढ़ना लिखना चाहिए। तो और एक और चीज़ जेएनयू में कही जाती थी कि अगर आप सवर्ण हैं, सवर्ण से संवाद कर रहे हैं, पुरुष हैं, पुरुष से संवाद कर रहे हैं, हिंदू हैं, हिंदू से संवाद कर रहे हैं, तो ये संवाद की महिमा नहीं है। संवाद की महिमा तब है जब आप बैरियर्स को ब्रेक करते हैं। दूसरे जेएनयू ने मुझे एक सेकुलर अप्रोच, एक जो भारत के संविधान में प्रीएम्बल में, प्रस्तावना में जो वादा किया गया है, जिस स्टेट का वादा, जिस राज्य का वादा भारत का संविधान, आधुनिक भारत का संविधान आपको देता है, अपनी आवाम से जो वादा करता है, उस वादे से मुझे कमिटेड रहना है, ये जेएनयू से मुझे मिला वो। और ये धीरे धीरे ये तमाम चीज़ें आपकी कविताओं में चली आई, क्योंकि आप कविता में बहुत देर से आया ये सब। हाँ। जैसे पहला संग्रह आप मेरा देखेंगे तो उसमें उस तरह की कविताएं नहीं मिलेंगी। मैं यही पूछने वाला था कि पहला कविता संग्रह आपका 1998 में आता है, लेकिन उससे पहले आप भारत भूषण अग्रवाल से सम्मानित हो चुके होते हैं। अब इसको देखिए, आत्म प्रशंसा को एक गुनाह मानता हूँ मैं, गुनाह जैसा लगता है, लेकिन तथ्य की दृष्टि से एक बात कहना चाहता हूँ कि
ये भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार बहुत कम उम्र में मिला, बहुत ही कम उम्र में। आज तक वो शायद 40-45 साल हो गए उस पुरस्कार को मिलते। आज तक का यंगेस्ट रेसिपिएंट, सबसे कम उम्र में उस पुरस्कार को पाने वाला मैं हूँ। 23 साल की उम्र मिला था। चाहे वो 94 की बात, 93 में प्रकाशित कविता पे मिला था। लेकिन इस बीच में थोड़ा सा मैं आगे बढ़ रहा हूँ, क्योंकि भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार की बात हो रही है, तो मैं यहाँ नहीं पूछूंगा तो वो लिंक टूट जाएगा। जी जी जी, है ना। और वो जेएनयू वाली बात पर मैं इसके तुरंत बाद आ रहा हूँ। आज के समय में जो आप मजाक शब्द की अभी आपने बात की, बहुत से लोग मानते हैं कि ये पुरस्कार आज के समय में तो मजाक बन ही गया है। आपका भी क्या यही मानना है? मैं ऐसा नहीं मानता, क्योंकि अभी सौम्य मालवीय को मिला है, तो वो तो बहुत अच्छे कवि हैं। और इसके पहले विहाग वैभव बहुत अच्छे कवि हैं, और अदनान कफील दरवेश अच्छे कवि हैं, और ये सब कवि हैं जिनको मैं बहुत पसंद करता हूँ। और कोई भी पुरस्कार हो, ये सवाल उठते रहे हैं, भारत भूषण अग्रवाल पे खास तौर पर सवाल उठे हैं। तो नहीं, वो चूक हो सकती है, निर्णायक नहीं चुन पाया सही, लेकिन हम उसके इंटेंशन पर डाउट नहीं कर सकते। कई बार इंटेंशन सही होते हैं, अच्छे होते हैं। आफ्टर ऑल आखिरकार जो प्रतिष्ठा है निर्णायक की, वो भी तो दांव पे लगी होती है। तो कोई अपनी प्रतिष्ठा को पानी में नहीं फेंक देगा। कोई भी पुरस्कार 100% सफल नहीं होता है, ये मेरा मानना है। आपको विचार का रास्ता दिखाया जेएनयू ने, और ये आप 1988 के लगभग की बात कर रहे थे। नहीं, 92 से 96 में जेएनयू में थे। 92 से 96, 98 में आपका पहला कविता संग्रह आता है, एक संपूर्णता के लिए। एक संपूर्णता के लिए, एक संपूर्णता के लिए में वो वैचारिक कविताएं आपकी दिखलाई नहीं पड़ती हैं, जो कि बाद के संग्रहों में नहीं, दिखलाई वैचारिक हैं। हैं, लेकिन वो कोई राजनीतिक कमिटमेंट वाली कविता नहीं, शायद कम मिलेंगी, एक आध मिल जाए तो मिल जाए। उसमें प्रेम पर बहुत बल दिया गया है, और दूसरा एक शब्द बार बार आता है, और उसमें पूरी की पूरी श्रृंखला है, दरवाजे पर। बिल्कुल है, हाँ। तो दरवाज़ा आपके लिए इतना अहमियत क्यों रखता है कि पूरी की पूरी श्रृंखला कविता की दरवाजे पर रखती? क्योंकि इससे पहले दरवाजे का जिक्र आया, जहाँ आप दरवाज़ा खोलते हैं, अंदर शायद कुत्ते बैठे होते हैं। हाँ, वो तो क्राइस्ट चर्च कॉलेज का था, लेकिन दरवाजे जो है, वो जो दरवाजे आते हैं उन कविताओं में, वो लखनऊ विश्वविद्यालय का जो छात्रावास था जिसमें मैं रहता था, हबीबुल्ला हॉल, उसके दरवाजे हैं। और वो क्लोज्ड सोसाइटी में कैसा प्रेम होगा, जहाँ वो लड़का लड़की से बात करने की फ्रीडम नहीं है, आज़ादी नहीं है। तो उसमें जैसे कविता है ना कि मेरे और तुम्हारे बीच में दरवाजे खड़े हैं, ऐसा कुछ है, जो ज़मीन से आसमानों तक गए हैं और वापस नहीं लौटे हैं। वो दरवाजे आसमानों तक गए हैं लेकिन वापस नहीं लौटे हैं। और हमारी तुम्हारी क्या स्थिति है कि हम एक दूसरे को देखते हैं और बंद दरवाज़ों के पार से देखते हैं और फिर लौट आते हैं। हम लौट आते हैं, दरवाजे आसमानों से नहीं लौटे हैं। तो इस तरह की सोसाइटी है जिसमें कोई स्वतंत्रता नहीं है कि जो जेएनयू ने सिखाया ना कि आपको वर्ण, जेंडर, प्रांत और धर्म और देश के जो बैरियर्स हैं उनको तोड़ करके संवाद करना है। तो उस संवाद की सुविधा एक सामंती ग्रामीण समाज में नहीं थी, मेरे समय में नहीं थी, और मुझे लगता है आज भी नहीं होगी कि एक लड़का लड़की से बात नहीं कर सकता है, प्रेम नहीं कर सकता है। एक ऐसा समाज है ये जिसमें अज्ञेय कहते हैं कि हरी घास पर क्षण भर में कि आओ बैठे, और ये डरे नहीं कि लोग कहेंगे धुंधले में दुबके दो प्रेमी बैठे हैं। तो एक इस तरह की सोसाइटी है कि जिसमें कवि को ये लिखना पड़ रहा है कि अगर हम पार्क में चल के हरी घास पर बैठेंगे तो ये टीका टिप्पणी होगी कि धुंधले में दुबके दो प्रेमी बैठे हैं। एक और शब्द जो बार बार आपके इस कविता संग्रह में आता है और बाद में भी आता है, और उस शब्द पर एक बहुत अच्छी कविता भी है, तिल नाम की। तिल, हाँ। सौंदर्य जहाँ सघन हुआ था वहाँ तिल था, तिल को चूमना संपूर्ण सौंदर्य को चूमना था। ये रक्तचाप और अन्य कविताएं हाँ, जी। लेकिन उससे पहले एक संपूर्णता के लिए में भी एक शब्द सौंदर्य बार बार आता है। और बार बार, जैसे आदमी की आखिरी तकलीफ ये थी कि जहाँ रोटी नहीं थी वहाँ फिर कोई सौंदर्य भी नहीं था। इसके अलावा भी कई जगह मैंने सौंदर्य शब्द बार बार देखा। सौंदर्य पंकज चतुर्वेदी के लिए क्या है? बहुत ज़्यादा है।
बहुत ही ज़्यादा है, आत्यंतिक महत्व है इसका, मेरे लिए ही नहीं, पूरी मनुष्यता के लिए सौंदर्य और प्यार का आत्यंतिक महत्व है। और मैंने आपसे कहा ना कि मैंने आंसू पढ़ी जब प्रसाद जी की, तो मैं एकदम अभिभूत था, आज तक अभिभूत हूँ। वो मेरा आश्चर्य मिटता नहीं है। वो सौंदर्य के सबसे बड़े कवि हैं मेरी निगाह में, जयशंकर प्रसाद। उतनी खूबसूरत कविता आधुनिक काल में मुझे नहीं लगता है किसी लिखी है। थोड़ी निरालन लिखी होगी, लिखी है निरालन ने भी, लेकिन जो प्रसाद ने कामायनी में जो सौंदर्य वर्णन किया है श्रद्धा का, वो मतलब उसका अनुपम है, वो उसका कोई पैरेलल नहीं है। और आंसू में भी एक छंद है, देखिए मैं सुनाता हूँ। शशि मुख पर घूंघट डाले, अंचल में दीप छिपाए, जीवन की गोधूली में तुम कौतूहल से आए। तो ये अगर मेरी कविता का की वर्ड है तो बहुत स्वाभाविक है सौंदर्य। और फिर कविता भी क्या है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, तो जॉन कीट्स कहते हैं। तो कविता फिर अगर वो थिंग ऑफ ब्यूटी नहीं है तो फिर क्या कविता है? ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। वो हमेशा उस कविता को पढ़ के आपको आनंद मिलेगा, सुख मिलेगा। तो अगर मुझसे पूछें कि कविता क्या है, तो वो जीवन का केवल साक्षात्कार नहीं है, बल्कि मार्मिक साक्षात्कार है। अगर केवल साक्षात्कार है तो वो अखबार हो सकता है, खबर हो सकती है। हालांकि अखबार को भी केवल साक्षात्कार कहना ठीक नहीं है, लेकिन जो शुरू में आप कोट कर रहे थे मेरा एक कथन कि वो क्या चीज़ है जो रचना से घटा लो तो खबर बन जाती है, खबर में जोड़ दो तो रचना बन जाती है, शायद वो आंसू है। तो आंसू का यही आशय हुआ कि जिंदगी के जो अनुभव हैं उनका एक मार्मिक, एक खूबसूरत साक्षात्कार, जिसको और उसमें एक कमिटमेंट भी हो, मनुष्य के लिए हो, है ना, जो मनुष्य की समर्थक हो, मनुष्य के उत्पीड़न के विरुद्ध हो, उसकी मुक्ति की पक्षधर हो। ये परिभाषा और पहले कविता संग्रह को अगर मैं देखूं, है ना, तो थोड़ा सा अंतर थोड़ा दिखलाई पड़ता है। जैसे पहले कविता संग्रह में जैसे राजनीति पर जो कन्फ्रंट्रेशन आपका काजू की रोटी में दिखलाई देता है, आकाश में अर्धचंद्र में दिखलाई पड़ता है, वो पहले में नहीं दिखलाई पड़ता। वो एक यात्रा होती है पूरी, मैं वो भी मानता हूँ। मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि इस कविता संग्रह में एक संपूर्णता के लिए में तुम्हारी अनुपस्थिति नाम से जो कुछ कविताएं हैं, पूरा खंड है, जी जी, पंकज चतुर्वेदी उसमें कितना है? बहुत ज़्यादा हैं। मतलब कम से कम उन कविताओं में वो जो प्रेम कविताएं हैं, तुम्हारी अनुपस्थिति शीर्षक से, उन पर उनको सबसे अच्छी कविताएं माना गया था उस ज़माने में, इसीलिए मैंने और मैं लगातार प्रेम कविताएं लिखता रहा हूँ। और अंजुम जी, मैंने गिनती नहीं की है, लेकिन आज केवल प्रेम कविताएं अगर इकट्ठा करूँ मैं अपनी, तो 100 से ज़्यादा मैंने लिखी हैं। उनका एक अलग से संग्रह आएगा। मैं वही पूछने वाला था, उसका संग्रह आ सकता है? आएगा, हाँ, आएगा, थोड़ा रुक के आएगा, 2-3 साल बाद, लेकिन आएगा। और कविता तो तब प्रभावशाली होती है ना जब वो गहन हो, सघन हो। गहन हो, सघन हो। सघन मतलब कम शब्दों में ज़्यादा बात कहने की कला कविता है, ये भी एक परिभाषा है। और अनुभव भी सघन होना चाहिए। बेस्ट वर्ड्स इन बेस्ट ऑर्डर इज पोइट्री, ये अंग्रेजी में कहा गया है। और सारभूत कथन जीवन का, मतलब टाइम बहुत मूल्यवान है, समय। आपका जो श्रोता है, आपका जो पाठक है, उसका समय बहुत मूल्यवान है। आप टाइम मत वेस्ट कीजिए, आप कम शब्दों में ज़्यादा बात कहिए। मैं वापस आ रहा हूँ तुम्हारी अनुपस्थिति पर, है ना। मैं उस पर थोड़ा सा बात करना चाह रहा हूँ, क्योंकि उस पर उतनी बात नहीं हुई है जितनी होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल नहीं हुई है। तुम्हारी अनुपस्थिति में पंकज चतुर्वेदी बहुत ज़्यादा हैं। क्या पंकज चतुर्वेदी का कोई प्रेम अधूरा रह गया? प्रेम, हाँ बिल्कुल, अभिशप्त रहा। अभिशप्त है प्रेम। प्रेम अंतिम मकाम तक कहाँ पहुँचता है, आखिरी जो मंजिल तक कहाँ पहुँचता है प्रेम। और जो प्रेम मंजिल तक पहुँच जाए वो फिर प्रेम कहाँ है। मंजिल तक जो पहुँचा है प्रेम, वो प्रैक्टिकल बातें हैं, व्यावहारिक चीज़ें हैं, पता नहीं वो प्रेम है कि नहीं है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का एक नाटक है कैंडिडा, हाँ, जिसमें मार्चबैंक्स कहता है कि वो जो प्रेम करते हैं उसको कह नहीं पाते। मैंने एक कविता में भी उसका जिक्र किया। जिक्र बिल्कुल है।
और दिल्ली में एक स्त्री शीर्षक कविता है, उसमें है एक ही चेहरा संग्रह में, दूसरे संग्रह में है। उसमें मार्चबैंक्स कहता है कि दोज हु लव दे कैन नॉट से इट, दे कैन नॉट एक्सप्रेस इट, मतलब शब्द भूल रहा है। जो प्रेम करते हैं उसको कह नहीं पाते, और जो नहीं करते हैं वो उसका दावा करते हैं। जो प्रेम नहीं करते हैं वो आई लव यू कह रहे हैं, उसका दावा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उसका बहुत असर पड़ा मेरे ऊपर इस बात का कि वो अगर प्यार कोई कर रहा होगा तो कह नहीं पाएगा। और मैंने अभी एक संग्रह आना है, उसमें वो कविता होगी, हैदराबाद पर एक कविता है कि मैं आया हूँ और कहीं वो जिससे प्रभावित हुआ था वो कहीं दिख नहीं रही है। तो मैं कह रहा हूँ कि कितने बरसों बाद मैं आया हूँ और जिसमें तुम्हारी याद आ रही है लेकिन तुम कहीं दिख नहीं रही हो, तो ये कैसा हैदराबाद, ऐसी कुछ लाइन आती, मतलब कविता भूल गई है। तो प्रेम सफल हो जाए ये ज़रूरी नहीं है। अच्छा, कविता के लिए क्या प्रेम में बिछोह ज़रूरी है तभी वो अपील करती है? अगर संयोग रस की कविता होगी क्या वो कम अपीलिंग होती है? असल में ये दो प्रकार की कविता होती है। एक तो रामचंद्र शुक्ल ने विभाजन किया था और मैं उससे सहमत हूँ। एक कविता होती है साधना अवस्था की, बिल्कुल साधना कर रहे हैं आप किसी चीज़ की। दूसरी कविता होती है सिद्धावस्था की, कि आप सिद्ध हो गए, आप किसी मंजिल तक पहुँच गए, तो उसमें सुख होगा। उस कविता में सुख अपील कम करता है, करुणा ज़्यादा अपील करती है। इसीलिए करुण रस को भवभूति ने कहा कि एको रसा करुणे हो, कि रस तो एक ही है और वो करुण है। करुण है वो इसलिए कि दुख जो है ना वो इनएविटेबल है, अपरिहार्य है, आप उसकी अवॉइड नहीं कर सकते उसको। दुख पर तो महान पंक्ति है कबीर की, देह धरे को दंड है सब काहू को होए, देह धरे को दंड है सब काहू को होए, ज्ञानी भुगते ज्ञान करी मूर्ख भुगते रोए। तो करुणा छाई हुई है। एक नीला आसमान है, मैंने एक कविता में लिखा है कि उसमें सबका साझा है। सुख में साझा हो या ना हो, वो नीले आसमान में हम सबका साझा है। इसलिए करुणा ज़्यादा अपीलिंग है, ज़्यादा उसका गहरा इम्पैक्ट है। और व्यथा, असफलता, नाकामी, मृत्यु, बिछोह, अब बिछोह की बात हो रही है। बिछोह से, अब बिछोह तो अनिवार्य है, अगर प्रेम है तो बिछोह होगा, करुणा अनिवार्य है। पंकज जी, ये तो दुख और सुख की बातें हुई कि कविता में अपील क्या ज़्यादा करता है, और आपकी कविताओं में धीरे धीरे जो अपील है वो पॉलिटिकल कविताएं आपकी इधर हमको देखने को मिली। मेरा सवाल यहाँ पर कविता की बुनावट को लेकर आपसे है। कैसे लिखते हैं, उसका फॉर्म कैसे तय करते हैं, स्ट्रक्चर कैसे तय होता है? इसका अंजुम जी, ये जो कविता है ना, इसका कोई प्रशिक्षण केंद्र या कोई महाविद्यालय या विश्वविद्यालय तो होता नहीं है। जैसे विश्वविद्यालयों में भी विभाग हिंदी का होगा, अंग्रेजी का होगा, लेकिन कविता लिखना सिखाने वाला कोई विभाग नहीं होगा, क्योंकि कविता सिखाई नहीं जा सकती और वो कोई यांत्रिक चीज़ नहीं है कि उसका कोई फार्मूला हो जो किसी किताब में लिखा हो, कोई गुरु बता दे और उस फार्मूले पर आप कविता लिखें, संभव नहीं है। तो प्रश्न ये उठता है कि फिर शिल्प कैसे अर्जित किया जाता है। तो मेरा मानना है कि आप जो पढ़ते हैं ना, आपकी जो परंपरा है उसमें आपने अपने पूर्वज कवियों को पढ़ा, और सिर्फ हिंदी के नहीं, मैंने तो संस्कृत के और अंग्रेजी के और उर्दू के कवियों को पढ़ा, और जितना अधिक पढ़ सकता था पढ़ा। तो उससे आपके भीतर जो है ना एक शिल्प की एक समझ बनती है कि ऐसे बात को कहा जा सकता है। और फिर कोई अनुभव जब आपको जीवन का होता है तो वो अनुभव जब आप करते हैं, तो मैंने, अब मुझसे अगर आप पूछें तो अनुभव में फिर मैं कोशिश ये करता हूँ कि जो एक्सपीरियंस हुआ है उसको, उसके जो सबसे नज़दीकी शब्द हो, उस अनुभूति का जो निकटतम शब्द हो, उसमें उसको व्यक्त करूं। और जब वो नहीं मिलता, तब नहीं मिलता तो कविता नहीं बन पाती है। या जैसे एक दो लाइन बनी, आगे नहीं बढ़ पाई, तो मैं फिर आगे नहीं बढ़ाता, ज़बरदस्ती नहीं करता, क्योंकि कविता के साथ ज़बरदस्ती नहीं करनी। कविता और प्रेम सिमिलर चीज़ें हैं।
आप जैसे डेमोक्रेटिक है प्रेम, हाँ, प्रेम में डेमोक्रेसी होनी चाहिए। जैसे आपको कोई प्रेम नहीं करता है तो आप उसका पीछा मत कीजिए। अब लोग तेजाब तक फेंक देते हैं, है ना, इसका मतलब ये क्या है? ये अत्याचार है, ये प्यार नहीं है। और ज़्यादा प्यार करना भी, मेरे गुरु कहते थे मैनेजर पांडे, कि कई बार प्यार भी अत्याचार जैसा होता है। तो ज़्यादा प्यार करना भी एक अत्याचार है कि आप कोई चाहे न चाहे आप उसके पीछे पड़े हुए हैं। तो ये न तो ये लोकतंत्र है और न ये प्रेम है। वही कविता में है। कविता के साथ अगर आप ज़बरदस्ती करेंगे तो उसके साथ अन्याय करेंगे। एक गढ़ी हुई बनावटी कविता लिखेंगे और वो डरावनी भी हो सकती है, उबाऊ होती है, बोझिल होती है। आमतौर पर कितने ड्राफ्ट लिखते हैं पंकज जी? ड्राफ्ट का तो ये है कि अगर वो आवेग सशक्त है, जो अनुभव का आवेग है, अगर वो सशक्त है तो ड्राफ्ट तो एक ड्राफ्ट में या दूसरे ड्राफ्ट में, तीसरे ड्राफ्ट में कविता फाइनल हो जाती है। अगर आवेग सशक्त नहीं है तो फिर मैं ड्राफ्ट बनाता नहीं हूँ। हाँ, एक कविता जरूर ऐसी है अपवाद स्वरूप, जो मैंने करीब 4-5 साल में लिखी है। कविता छोटी है, कविता है मोबाइल आप कहाँ रखेंगे। ये मेरे 4-5 साल में तो मोबाइल की स्क्रीन भी बदल गई है। नहीं, तो उसमें ये है कि डॉक्टर कह रहे हैं कि मोबाइल जेब में रखेंगे तो दिल को खतरा है। हाँ। अगर आप उसको इस तरह की चीज़ें हैं, कान से ज़्यादा लगा के सुनेंगे तो आपकी सुनने की क्षमता का ह्रास होगा। और कविता लिखते ब्रेन समय ट्यूमर हो सकता है। हाँ। मोबाइल में जो तरंगे हैं, ऐसी बातें, ऐसी आशंकाएं जाहिर की गई हैं। हालांकि वैज्ञानिक दृष्टि से कोई बात फाइनली सिद्ध नहीं हो पाई है, लेकिन ये भी न्यूज़ में आया कि अगर आप उसको जेब में रखेंगे पैंट की तो पुरुषत्व जा सकता है। यहाँ तक का तो मुझे साइंस से पता था। यहाँ आके कविता रुक गई और 4 साल रुकी रही। मुझे इसका एंड नहीं समझ में आ रहा था, कैसे ख़त्म करूँ इसको, कैसे समापन करूँ। तो निर्भया कांड हुआ दिल्ली में, जिसमें एक लड़की को बहुत ही नृशंसता से मारा गया, भयानक अप्रत्याशित नृशंसता, जिसको मतलब उसको दिल दहल जाता है ठीक उससे। बात है। और एक बार कोई कविता पाठ में मैं बुलाया गया था यहाँ दिल्ली में, तो मेरे साथ मतलब मैं करता पाठ केदारनाथ सिंह, राजेश जोशी, आलोक धनवा, सविता सिंह और मैं, ऐसा कुछ था पैनल। तो मैंने आलोक जी को फ़ोन किया, उस समय मैं सागर में था, कि आप आ रहे हैं दिल्ली। तो एक बड़े कवि का जो रेस्पॉन्स जैसे होता है वैसे कहा उन्होंने कि मेरे पास फ़ोन आया था, लेकिन मैंने कहा कि तुम लोग ये निर्भया के साथ ही सब करते हो और हमें वहाँ कविता पाठ के लिए बुलाते हो, मैं नहीं आऊँगा दिल्ली। तो निर्भया कांड से मुझे इस कविता का अंत सूझा। तो अंतिम पंक्तियाँ उसकी हैं कि जब आता है ना कि पुरुषत्व जा सकता है, तो उसमें एक बड़ा उच्च स्तरीय संस्थान है जिसमें कुछ बुद्धिजीवी इस बात पर सहमत और गदगद थे कि दिल भले जाए हम तो पुरुषत्व को बचाएंगे। मोबाइल जेब में रखेंगे, कमीज की जेब में, तो दिल को खतरा है। तो वो कह रहे हैं बुद्धिजीवी कि दिल भले जाए हम तो पुरुषत्व को बचाएंगे। और तो उसकी अंतिम पंक्तियां हैं जो निर्भया कांड से मेरे दिमाग में आई। पुरुषत्व एक उम्मीद है समाज की, इस तरह मैंने जाना, पुरुषत्व एक उम्मीद है समाज की जिसके पास दिल नहीं रहा। आपका एक कोट है कि कवियों की भाषा में ही उनके ईमान पढ़े जा सकते हैं, और दूसरा कोट है कि दुश्मन को हमारा सबसे करारा जवाब यही हो सकता है कि हम उसकी भाषा को अस्वीकार करते हैं। जी बिल्कुल। ईमान कैसे पढ़ेंगे भाषा में आप? या फिर क्या जो भाषा आपको पसंद नहीं है किसी की, क्या वो बेईमान है? नहीं, सवाल पसंदगी का नहीं है। सवाल है कि वो जो एक्सप्रेशन है, अभिव्यक्ति है, भाषा है, क्या वो मानवीय मूल्यों के खिलाफ जा रही है? क्या उससे किसी स्त्री का अपमान हो रहा है? क्या उससे दलित का अपमान हो रहा है, अवर्ण का अपमान हो रहा है, या अल्पसंख्यक का अपमान हो रहा है? अगर उसकी उपेक्षा हो रही है, अपमान हो रहा है, तो जो एंटोनियो ग्राम्शी ने कहा, जो बहुत बड़े चिंतक माने गए हैं, कि मनुष्य ही भाषा का इस्तेमाल नहीं करते, भाषा भी मनुष्य का इस्तेमाल करती है। यानी कि भाषा एक जीवित चीज़ है। आप ये कोई निष्क्रिय, कोई जड़ चीज़ नहीं है भाषा।
भाषा में मनुष्यता है, तो भाषा भी आपका इस्तेमाल करती है। यानी कि आप जो अगर आप स्त्री विरोधी हैं, अगर आपके मन में अल्पसंख्यकों के लिए, अवर्णों के लिए, स्त्रियों के लिए अगर हिंसा है, हिकारत है, तो आप न चाहते हुए भी ऐसी अभिव्यक्ति कविता में कर देंगे। इस अर्थ में मैंने लिखा है कि भाषा एक बहुत पारदर्शी माध्यम है और उसमें चाह कर भी कोई कवि अपने इरादों को छिपा नहीं पाता है, और उसके अनजाने अनचाहे उसके भीतर का जो कॉन्टेम्प्ट है, वंचित मनुष्यता के प्रति जो कॉन्टेम्प्ट है, वो उसके अनजाने और अनचाहे भी प्रकट हो जाएगा। मतलब इस समय अब चूँकि अचानक बातचीत हो रही है तो मैं उदाहरण नहीं याद आ रहा है, लेकिन मैं तमाम उदाहरण दे के इसको सिद्ध कर सकता हूँ। ये निराशा में भी सामर्थ्य ये आया, और ये मंगलेश डबराल की कविता की पंक्ति है। हाँ। इसी तरीके से आपकी बहुत सारी कविताएं या तो किसी कहानी की पंक्ति होती है या फिर किसी की कविता की पंक्ति से मतलब कोट की जाती है, और उस शीर्षक कविता का उसको आप शीर्षक बनाते हैं और कविता लिखते हैं। अब ऐसा अंजुम जी की बहुत सारी कविताएं तो ऐसी नहीं होंगी, लेकिन कुछ होंगी जिनमें मैंने, जैसे मलबे का मालिक, मैं वही हाँ। उसी वजह से वो कहानी है मोहन राकेश की, मलबे का मालिक। तो एक छोटी सी कविता काजू की रोटी में है, मलबे का मालिक। तो वो मैंने ये ट्रिब्यूट कहते हैं। जैसे मैं मोहन राकेश को बहुत ही बड़ा राइटर मानता हूँ, मैं उनसे बहुत अभिभूत रहता हूँ। ख़ास तौर पे आषाढ़ का एक दिन जो नाटक है वो, और आधे अधूरे क्लासिक हैं। हाँ, अरे क्लासिक हैं, बड़ा राइटर है। और उनकी जो कहानी है मलबे का मालिक, तो मैंने एक ट्रिब्यूट, जैसे जो आपका पूर्वज बड़ा राइटर है उसको कैसे याद करें, तो उसको ट्रिब्यूट दिया गया है। प्रभावित हूँ उनके लेखन से, प्रभावित हूँ, लेकिन मेरी कविता में उसकी छाया नहीं मिलेगी। जैसे मलबे का मालिक जो कविता है उसका उस कहानी से कोई लेना देना नहीं है। जैसे ही मैंने एक कविता लिखी आत्महत्या के विरुद्ध, वो भी काजू की रोटी में है। वो रघुवीर साय की कविता संग्रह का नाम है। तो रघुवीर साय को एक रेस्पेक्ट, एक आदर दे रहा हूँ मैं, और उनको याद कर रहा हूँ। लेकिन मेरी रचना और आत्महत्या के विरुद्ध जो कविता संग्रह है रघुवीर साय का, इनमें कोई आपको रिश्ता नहीं मिलेगा। मैंने इसलिए भी ये सवाल पूछा क्योंकि आमतौर पर क्या होता है ना कि आप कहीं पर वो नीचे दे देते हैं फुटनोट्स में कि उनकी कविता से प्रभावित, या उनकी कविता का नाम है, या फिर कहीं तो ईमानदारी का तकाजा है। लेकिन मलबे का मालिक और आत्महत्या के विरुद्ध में ये हमको इसलिए नहीं दिया। है। उसके दो कारण हैं कि वो कविता में कोई अंतर्वस्तु के स्तर पर हमने उस रचना से कुछ लिया नहीं है। जैसे आत्महत्या के विरुद्ध रघुवीर साय संग्रह, उससे मैंने कुछ नहीं लिया। मलबे का मालिक से, कहानी से मैंने कुछ नहीं लिया। अगर लिया होता तो मैं कविता के भीतर ही जिक्र कर देता। जैसे गुलेरी जी की उसने कहा था, तो वो उसी कहानी पर लिखी गई कविता है जिसका टाइटल है उसने क्या कहा था। तो वहाँ मैंने कविता में ही उसका जिक्र किया है, लहना सिंह का। और जो एक कविता है जिसमें घर को लेके एक कविता है, पहली ही कविता है, तो उसमें तीनों कवि हैं। एक विनोद कुमार शुक्ल हैं, केदारनाथ सिंह हैं, फिर इसके बाद पाश। समालोचन में एक लेख छपता है आपका पंकज जी। मैं ये तमाम कोट्स इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इससे रचनाकार का पता भी चलता है, वो क्या सोच रहा है, वो तमाम चीज़ें पता लगती हैं, और रचना प्रक्रिया का भी पता लगता है। उसमें आप लिखते हैं, ये 29 जून 2020 को आपका एक लेख छपा था, उसमें आप लिखते हैं कि रचनाकारों को आत्मीयता और सहानुभूति से देखे जाने की ज़रूरत है, ना कि उपेक्षा और संदेह भाव से। ये आप लिखते हैं। मतलब रचनाकार चीज़ों पर संदेह करे तो सही है, लेकिन रचनाकार पर संदेह नहीं कर सकते हैं। रचनाकारों को आत्मीयता और सहानुभूति से देखे जाने की जरूरत है, ना कि उपेक्षा और संदेह से। नहीं, मेरा मतलब वहाँ एक संदर्भ में ये कह रहा हूँ कि आप उसको संपूर्णता में देखिए, रचनाकार को उसके संघर्ष के साथ देखिए। जैसे नाच कविता है ना आगे की, उसमें क्या है, मैंने गांव में देखा है कि नट आए और उन्होंने बहुत ऊंचे बांस गाड़े, उनमें एक रस्सा बांधा और उस रस्से पर वो चल रहा है। तो आगे उस कविता में कहते हैं कि लोग रोशनी नहीं देखते कि कितनी रोशनी है, रस्से का कंपन कैसा है, और वो ठीक से बंधा है कि नहीं बंधा है। लोग सिर्फ नाच देखते हैं, वो परिस्थिति नहीं देखते, पृष्ठभूमि नहीं देखते कि किस पृष्ठभूमि से वो लेखक आया है। केवल उसकी अगर कोई गलती हो जाए तो उसके प्रति बहुत लोग आक्रामक और हिंस्र हो जाते हैं, लेकिन वो पूरा बैकड्रॉप
नहीं देखना चाहते, जिसमें उससे वो चूक हो गई, गलती हो गई। हालांकि मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, मेरा ये मानना है, मैंने ये भी लिखा है, अभी छपा नहीं है, लेकिन लिखा है एक वाक्य कि एक बड़े कवि की पहचान मैं ये मानता हूँ कि वो कमज़ोर भले ही कवि लिखे रचनाएं, सारे बड़े कवियों ने कमज़ोर रचनाएं की हैं, ये मैं इसको कोट भी कर सकता हूँ, सिद्ध भी कर सकता हूँ कि सारे बड़े कवियों ने कमज़ोर रचनाएं लिखी हैं। तो मेरे लिए एक बड़े कवि की निशानी ये है कि वो कमज़ोर रचना भले ही करे, लेकिन ऐसी रचना ना करे जिससे हमें शर्मिंदगी हो। एक और कोट है, नतीजतन रचनाकार दो किस्म के होते हैं, एक वे जो अपने चाहने वाले पाठकों की बदौलत प्रसिद्ध होते हैं, दूसरे वे जिन्हें तरह तरह की सत्ता रचनाएं प्रासंगिक बनाए रखने की चेष्टा करती रहती है। पंकज चतुर्वेदी इन दोनों में से किस कैटेगरी के कवि? बिल्कुल नहीं, मतलब मुझे कोई इन दोनों में से किस किस्म सत्ता जो है अवार्ड दे के प्रासंगिक बनाए और मैं रचना की बदौलत प्रासंगिक नहीं हूँ, ये तो मेरे लिए एक दुस्वप्न होगा, ये तो डरावना होगा, क्योंकि ऐसी कविता चल नहीं पाती है जो सत्ता के बल पर चलती है। वो 2-4 साल चल सकती है, कोई पुरस्कार घोषित हो जाएगा, थोड़े दिन के लिए चमक पैदा होगी, लेकिन वो चमक टिक नहीं पाएगी। चूँकि आपने सत्ता की बात की और हम लोग लगातार इस बारे में बात कर रहे हैं और तमाम आलोचक भी ये बात करते रहते हैं कि पंकज चतुर्वेदी की कविताएं जो इधर लिखी जा रही हैं वो सीधे सत्ता से कन्फ्रंट करती हैं, उनको चुनौती देती हैं। काजू की रोटी में इसमें आप डायरेक्ट कन्फ्रंट करते हैं, डायरेक्ट हमला बोलते हैं, कई जगहों पर ऐसा देखा गया है। कई जगहों पर आप नाम लेने से बचते हैं, मसलन एक पत्नी वाली इसमें कविता है, एक जगह पर आप सीधे नाम ले रहे हैं किसी पार्टी का और दूसरी जगह पर पूछो राष्ट्र निर्माताओं से, एक 3 तलाक होता है, एक चुप्पा तलाक। हाँ। एक पर आप चुप्पा तलाक और 3 तलाक की बात करते हैं। मेरा सवाल ये है पंकज जी, ये कैसे तय करते हैं कि मुझे यहाँ पर तो नाम लेना है और यहाँ पर मुझे इशारों में बात करनी है? नहीं, नाम इसलिए नहीं लेना चाहिए कि हमारी किसी से व्यक्तिगत लड़ाई थोड़े है। नाम लेने क्या मतलब है कि आप एक कोई व्यक्तिगत दुश्मनी है क्या किसी से? जैसे मैंने वो कविता लिखी है, एक 3 तलाक होता है और एक चुप्पा तलाक, वो किस दिशा में जा रही है वो पढ़ने वाला जानता है। हाँ। वो दिशा क्या है? दिशा नहीं, उसके पीछे एक पूरी स्टडी है। स्टडी ये है कि जो हिंदू परित्यक्ताओं की संख्या भारतवर्ष में तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं से ज़्यादा है, ये एक सर्वे हुआ है, उस सर्वे का ये निष्कर्ष है। पंकज जी, वो कविता 2014 के बाद लिखी गई है, उससे क्या होता और है? एक परित्यक्ता और है। नहीं, वो परित्यक्ताएं राम के समय से रही हैं, राम के समय से रही हैं, लेकिन वो कविता कोई ये नहीं कह सकता कि आपने राम के खिलाफ लिख दी है। मतलब सीता क्या थी? आफ्टर ऑल अंतिम समय में सीता क्या थी? परित्यक्ता थी। और उनको तो ये भी हक नहीं था कि उनको कारण बताया जाता कि आपको हम क्यों छोड़ रहे हैं। आप बचाव कर रहे हैं या वाकई में वो कविता इसी तरीके से लिखी गई है? कोई एक प्रेरणा हो सकती है, लेकिन एक प्रेरणा तक कविता को सीमित नहीं रहना चाहिए। कविता को हमेशा एक बड़े कैनवस को ध्यान में रख के लिखा जाना चाहिए। और फिर राम जो है सीता से बहुत अधिक प्रेम करते थे। मैं तो ये मानता हूँ कि राम के मन में भीषण अंतर्द्वंद्व था सीता को लेके, लेकिन उन्हें सीता से लगाव बहुत ज़्यादा था, क्योंकि मैंने इस पर लिखा भी है कि कोई दूसरा विवाह तो नहीं किया राम ने। राम पर जो लोग आरोप लगाते हैं सीता को वनवास दे दिया, तो राम ने सीता के अलावा किसी से प्रेम भी नहीं किया, कोई दूसरा विवाह भी नहीं किया। तो ये बताता है ना कि राम का प्रेम कितना गहन है, वो कितना एकनिष्ठ है। और वही राम जब लवकुश का सामना होता है तो सीता से कहते हैं कि अब अयोध्या की प्रजा ये मानती है, वाल्मीकि रामायण में है, वाल्मीकि रामायण में है कि अब अयोध्या की प्रजा ये मानती है कि तुम स्वर्ण के समान सच्ची और पवित्र हो, इसलिए तुम हमारे साथ अयोध्या लौट चलो। और लवकुश भी लौट चले। तो सीता का जो जवाब है वो बहुत एक क्रांतिकारी जवाब है जो सीता ने वहाँ दिया है। हमारा दुर्भाग्य है कि वाल्मीकि रामायण को ठीक से बुद्धिजीवियों ने भी नहीं पढ़ा है, जो सेकुलर जमात है वो भी नहीं पढ़ना चाहती है। वो सिर्फ निंदा करना चाहती है, पढ़ना नहीं चाहती। ठीक है। उसमें एक लाइन है, मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ। सीता कहती है कि नहीं,
मैं ऐसी जगह नहीं लौटना चाहती जहां प्यार से ज़्यादा प्रतिष्ठा को महत्व दिया जाता हो। ये बहुत ही क्रांतिकारी जवाब है। आज जो स्त्री विमर्श चल रहा है, ये मैंने अभी एक वक्तव्य में भी कहा है कि स्त्री विमर्श तो हमारे यहाँ परंपरा से चला आ रहा है। सीता ने जो जवाब दिया है, द्रौपदी ने जो बहस की है कौरव राजसभा में, जिससे चकित होकर कर्ण ने कहा था कि मैंने ऐसी तेजस्वी नारी जीवन में नहीं देखी, जिससे अभिभूत होकर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने लिखा है कि द्रौपदी जैसी तेजस्वी नारी भारत के इतिहास में दूसरी नहीं हुई, और जाबाला जैसी स्त्रियां रही हैं। अब उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो हमारे यहाँ समस्या क्या है कि पश्चिम से जब कोई विमर्श आता है तभी हम मानते हैं कि विमर्श आया, और पहले से जो हमारे यहाँ चला रहा है वो क्या था? द्रौपदी क्या थी, सीता क्या थी, और वो क्या थी जाबाला? वो क्या स्त्री विमर्श की आपको एक क्रांतिकारी अभिव्यक्तियाँ नहीं मिलती हैं उसमें हमारी परंपरा में? मैं वापस राजनीति की तरफ लौट रहा हूँ, उन्हीं कविताओं की तरफ लौट रहा हूँ जिनमें हमको ये सब देखने को मिलता है। इसी के ब्लर्ब पर रघुवीर सहाय की बात कही गई है, और आपकी कविताओं पर माना भी जाता है कि रघुवीर सहाय का बहुत ज़्यादा प्रभाव भी है। रघुवीर सहाय की जो कविताएं थी वो भाषा उनकी, आलोचक मानते हैं बहुत अखबारी भाषा उनकी रही है। इधर की जो आपकी कविताएं हैं वो भी ऐसी कविताएं रही हैं जिनके बारे में कहीं ना कहीं खबर छपी होती थी, या जो घटनाएं खबरों में रहती थी। मसलन 3 तलाक हो गया, मसलन कोई और बिल हो गया, मसलन कोई आंदोलन हो गया, मसलन कोई हत्याकांड हो गया, है ना। क्या आप खबर के हिसाब से कविता अब लिखने लगे हैं? नहीं, ये ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो मैं पिछले 1 साल से लिख ही नहीं पा रहा हूँ। खबरें तो आ रही हैं, मैं 1 साल से कविता नहीं लिख पा रहा हूँ, खबरें आ रही हैं। तो मैंने शुरू में आपसे कहा कि सिर्फ साक्षात्कार नहीं, मार्मिक साक्षात्कार होना चाहिए। सुंदर कविता का अर्थ ये भी है कि अगर कोई कविता अन्याय से लड़ रही है, अत्याचार से लड़ रही है, झूठ से, शोषण से, पाखंड से, बर्बरता से अगर लड़ रही है तो वो सुंदर है। कविता सुंदर होगी वो, क्योंकि वो लड़ रही है उससे। सुंदरता संघर्ष में होती है, कर्म में होती है। जब हम किसी अन्याय पर, झूठ पर अटैक करते हैं तो अटैक सुंदर होता है। तो जैसे रघुवीर सहाय हैं, तो वो तो केवल साक्षात्कार के नहीं, मार्मिक साक्षात्कार के कवि हैं। और मैं उनसे बहुत प्रभावित हुआ था जब मैं बीए कर रहा था। तो उसी दौरान उनकी डेथ हुई थी, तो अखबार भर गए थे उनकी कविता से, उनकी कविता पर लिखे गए लेखों से। और उनकी कविताएं बहुत अपील करती थीं। लोकतंत्र का अंतिम क्षण है कहकर आप हंसे। ये केवल खबर नहीं है, ये तो बहुत मार्मिक है। रामदास उस दिन उदास था, अंत समय आ गया पास था। अब मैं डिटेल में क्या जाऊं, रघुवीर साहब के बारे में पूरा दुनिया जानती है उनके बारे में। दुनिया मीन्स हिंदी का जो, हिंदी की दुनिया। आपने तो मोनोग्राफ मतलब मैंने तो उन पर साहित्य अकेडमी के लिए, साहित्य अकेडमी ने मुझसे लिखवाया मोनोग्राफ, तो मैंने उन पर मोनोग्राफ तो बहुत बाद में लिखा। मैं बीए में जब था तो एक पत्रिका के कवर पे उनकी तस्वीर थी, उसको लाया मैं, कैंची से काट के उसको मढ़वा के मैंने अपने कमरे में टांगा था। आज तक वो तस्वीर मेरे साथ है, रघुवीर साहब की मढ़ी हुई। तो हम लोग कोई ऐसे नहीं है कि खबर देख के कविता लिख रहे हैं या टेलीविज़न देख के कविता लिख रहे हैं। कविता मैं तभी लिखता हूँ जब मेरे दिल पे चोट करती है कोई चीज़। अच्छा, कविता का प्रतिरोध या कविता में प्रतिरोध और राजनीति का प्रतिरोध क्या आज के समय में एक ही हो गया है? अगर हो गया है तो अनफॉर्चुनेट है। इसलिए अनफॉर्चुनेट है कि राजनीतिक जो विरोध होता है उसमें आत्मालोचना नहीं होती है। अभी कांग्रेस आलोचना कर रही है या कम्युनिस्ट कर रहे हैं, या मान लीजिए वो समाजवादी पार्टियां आलोचना कर रही हैं, लेकिन अपने गिरेबान में भी तो झांको भाई। जो कवि है उसको अपने को देखता है, वो देखना चाहिए। अगर वो नहीं देख रहा है, जो सिर्फ आलोचना कर रहा है कि फांसीवाद आ गया, फलाना हो गया, डिमाका हो गया, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आपकी भूमिका क्या है, कुछ अपने बारे में भी तो बताओ। मुक्तिबोध ने तो बताया था, मुक्तिबोध ने बताया था कि मेरे ही कारण ये मार्शल लॉ लग गया, मेरी ही निष्क्रिय संज्ञा ने संकट बुलाया। ये पंक्तियां हैं मुक्तिबोध की।
तो इस स्तर की पंक्तियाँ, ऐसा अपराध बोध, ऐसी आत्मालोचना समकालीन कविता में बहुत कम मिलती है। तो अगर जो राजनीति में जो विरोध है, जो आप कह रहे हैं, और जो कविता में विरोध है, क्या वो एक में एक हो गया है? जहाँ हो गया है वहाँ ये अनफॉर्चुनेट है। वहाँ कवि आत्मालोचना नहीं कर रहे हैं, सिर्फ दृश्य की आलोचना कर रहे हैं। तो अगर वो सिर्फ दृश्य की आलोचना है तो उसमें उसकी ईमानदारी पर थोड़ा सा संदेह तो होता है। क्योंकि अगर एक हो गए तब तो रचनात्मकता की बलि हो जाएगी एक तरीके से। अगर दोनों एक हो गए तो रचनात्मकता तो हो जाएगी, ये तो थोड़ा ज़्यादा हो गया। मतलब बलि भले ना हो, लेकिन उसकी गुणवत्ता में, उसकी सच्चाई में कुछ क्षरण जरूर होगा। जैसे नागार्जुन ने तो कहा था ना, था पतित में नीच में। आप क्यों नहीं कह रहे हैं? आप क्या बहुत अच्छे हैं? केवल जो प्रतिगामी शक्तियां हैं, केवल उन्हीं के कारण फांसीवाद आ गया है। आपकी भी तो कोई भूमिका होगी। मुक्तिबोध ने तो कहा कि मेरी भूमिका ये है कि मेरी ही निष्क्रिय संज्ञा ने संकट बुलाया, मेरे ही कारण अघट हुई है घटना। यानी हम चुप रहते हैं, हम निष्क्रिय हो जाते हैं, उसका भी तो नतीजा होता है, अन्याय है। क्या कविता की नैतिक शक्ति आज के समय में बची हुई है पंकज जी? बहुत कम बची है नैतिक शक्ति। मतलब इन द सेंस कि अगर आप कविता की शक्ति पूछें तो कविता की शक्ति तो तभी होती है ना जब राजनीति ध्यान दे रही हो कविता पर, जब समाज कविता पर ध्यान दे रहा हो। तो उसके सरोकार कुछ और हो गए हैं, उसकी प्राथमिकताएं कुछ और हैं। कविता हाशिए पर भी नहीं है, हाशियों के हाशिए पर है। इसका एक जवाब ये भी हो सकता है, चूंकि कविताएं अपनी शक्ति या अपनी नैतिकता या रचनात्मकता उनमें कम होती चली गई, इसलिए समाज का ध्यान दूसरी ओर चला गया। नहीं, बड़े कवि आज भी हैं। और देखिए, बात है जो आप सवाल कर रहे हैं कि शक्ति कविता की कम क्यों हुई, उसका कारण ये नहीं है कि बड़ी कविता लिखी नहीं जा रही है। उसका कारण ये है कि 1990 में हमने जो कंट्रोल्ड इकोनॉमी थी, नियंत्रित अर्थव्यवस्था, जिसके जनक नेहरू जी थे, उसके बजाय हम एलपीजी रिफॉर्म्स पे भूमंडलीकरण की अर्थव्यवस्था लाए। उसको हमने स्वीकार किया, उसको हमने लागू किया। तो भूमंडलीकरण के दो पाए हैं, एक है निजीकरण और एक है उदारीकरण। ये शब्द बड़े सुंदर हैं, बड़े स्वर्णिम शब्द हैं, लेकिन शब्द भी तो छल करते हैं। जो भी बात हो रही थी, भाषा एक जीवित चीज़ है, भाषा भी तो छल करती है, आप ही थोड़े छल करते हैं। तो ये जो शब्द है उदारीकरण, किसके लिए उदार हो रहे हैं आप? शब्द तो बड़ा अच्छा है, आप जनता के लिए नहीं उदार हो रहे हैं, आप आवाम के लिए उदार नहीं हो रहे हैं, आप बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए उदार हो रहे हैं, इसलिए आया उदारीकरण। अच्छा, कविता जो सत्ता से प्रतिशोध लेना चाहती है, क्या वो कविता है? प्रतिशोध क्यों लेंगे? प्रतिकार कीजिए ना। प्रतिशोध लेने का कोई किसी को अधिकार नहीं है। और आप अगर हारे हैं तो मैंने तो इस पर लिखा है, इसमें कविता है हार पर, काजू की रोटी में कविता है, उसमें तो मैंने लिखा है कि विचार जो जिया नहीं जाता जयी नहीं होता। तो अगर विचार की हार हुई है, विचारधारा की हार हुई है, तो उसको जिस तरह से जिया गया है उसमें कमी है। विचार जो जिया नहीं जाता जयी नहीं होता। तो हम अगर वो लड़ाई हारे हैं या हार रहे हैं, हो सकता है भविष्य में जीतें, लेकिन वो आप जीतेंगे तो सच्चाई के कारण, सच्चाई की बदौलत जीतेंगे। क्योंकि प्रतिरोध करते करते कभी कभी करुणा खो जाती है, और जहाँ करुणा खो गई, जैसा कि आप खुद कह रहे हैं, तो वो कविता हो ही नहीं सकती। करुणा तो अनिवार्य है, करुणा के बिना मतलब रचनात्मक शब्द का अस्तित्व तो नहीं है। और लेकिन एक बात मैं कहूँगा, केवल प्रतिरोध से थोड़े कुछ होगा। कोई आप विवेक भी तो होना चाहिए, पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए, विचार होने चाहिए। केवल लड़ाई से क्या होगा भाई? आपने अपनी संस्थाएं नहीं बनाई, आपने समाज को शिक्षित नहीं किया। अब आप दिल्ली में बैठ के कह रहे हैं फांसीवाद आ गया है, बुद्धिजीवी जो है वातानुकूलित कमरों में बैठ के कह रहे हैं फांसीवाद आ गया है। तो मैंने इस पर भी लिखा कि अगर आप गांव में जाके कहेंगे फांसीवाद आ गया है तो लोग समझेंगे कि कोई त्यौहार आ गया है, क्योंकि आपने समाज को शिक्षित नहीं किया। अपने समाज को शिक्षित कहाँ किया गया है? समाज नहीं समझ पा रहा है कि वो कितनी बड़ी विडंबना की चपेट में है, किस तरह की एक दुर्भाग्यपूर्ण ऐतिहासिक परिस्थिति देश के सामने खड़ी है। इसको समाज नहीं समझ पा रहा है। पंकज जी, लगातार कविताओं की हम लोग बात कर रहे हैं। आप कविताओं में बहुत ज़्यादा प्रयोग भी करते हैं, उसके फॉर्म में प्रयोग करते हैं।
मिसाल के तौर पर आपका ये जो कविता संग्रह है आकाश में अर्धचंद्र, अगर मैं इसी के कविताओं को देखूं तो कौन सा स्टेशन आ गया है का फॉर्म एकदम अलग है, व्यूह रचना का एकदम अलग, और अमरूद का पेड़ का एकदम अलग। अमरूद का पेड़ में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको वो गद्य लिखा हुआ दिखाई पड़ता है, लेकिन है वो सारी कविताएं। कैसे समझाएंगे कि ये भी कविता का नया फॉर्म है? मैं इसलिए ये सवाल पूछ रहा हूँ कि बहुत सारे युवा दर्शक हमें देख रहे हैं, और आपने क्यों ये सोचा कि इसे इसी फॉर्म में लिखना चाहिए? कवि समझाएगा तो कविता की हार है। कविता खुद ही समझाए कि वो कविता है। और जो अभिव्यक्ति की शैली होती है, कैसे कहा गया उस अनुभव को, वो शैली ही कहती है कि ये कविता है या नहीं है। तो मुझे वो लिखते हुए गद्य, मैंने वो फॉर्म जो है उसका संस्कार मुझे मंगलेश डबराल की जो गद्य कविताएं हैं और जो विष्णु खरे का जो कविता का शिल्प है वो भी गद्य ही है। तो उससे मुझे संस्कार मिला था कि गद्य में भी अगर आप, जो विनोद कुमार शुक्ल ने कहा है, मैंने उनका इंटरव्यू किया है, शायद उनका सबसे लंबा इंटरव्यू मैंने ही किया है, तद्भव में प्रकाशित हुआ था। तो उसका शीर्षक था कविता गद्य की कहीं गहराई में होती है। तो अगर आप ऐसा गद्य लिख सकें जिसमें कोमल, संवेदनशील, गहन चित्रण हो यथार्थ का, और उसको पढ़ के लगे कि हाँ ये कुछ डिफरेंट चीज़ है, तो वो मुझे लगता है कविता के रूप में मैंने प्रस्तावित किया है कि कविता है। और कविता की तो असंख्य स्थितियाँ होती हैं। कविता आप जो है तोड़ तोड़ के लिख दें वाक्य, तो इससे थोड़े कविता हो जाएगी। उसी तरह से अगर आप वाक्यों को रनिंग मैटर की तरह लिखें तो ऐसा नहीं है कि कविता नहीं रह जाएगी। जैसे तोड़ तोड़ के वाक्य अगर लिखे जाएं, किसी लाइन में 4 शब्द, किसी में 6 शब्द, किसी में 5 शब्द, इससे कविता नहीं हो जाती। उसी तरह से गद्य में लिखी जाने से वो गैर कविता नहीं हो जाती, ये मेरा मानना है। और मैं उसको उसमें एक कविता है मोह, तो वो तो हमारे जो नरेश सक्सेना जी हैं, वो उन्होंने तो कहा कि बहुत ही अच्छी रचना है। उन्होंने तो नहीं कहा कि कविता नहीं है ये। दूसरा, कविता में आप सवाल जवाब बहुत करते हैं। सवाल जवाब का फॉर्म बहुत ज़्यादा रहता है। आप सवाल करते हैं फिर जवाब देते हैं, सवाल करते हैं जवाब देते हैं। कई लोगों का ये कहना है, बहुत से लोगों का, कि ये तो सवाल जवाब है ना, ये कविता कहाँ हुई? अब ये पता नहीं वो कविता को क्या मानते हैं। हो सकता है उनके लिए अतुलित बलधामम हेम शैला बदेहम वही कविता हो। कविता एक आज के ज़माने में डेमोक्रेटिक होना चाहिए। उसको सवाल जवाब अगर है, बहस है अगर, तो वो डेमोक्रेटिक चीज़ है। पूछो केदारनाथ सिंह की कविता है, क्योंकि पूछने से भाषाएं जन्म लेती हैं। पूछो, क्योंकि पूछने से पृथ्वी पर बनने लगता है समय। ये उनकी कविता है और बहुत सुंदर कविता है, पूरी नहीं याद आ रही है, लेकिन प्रश्नों पर, जवाबों पर ही तो लोकतंत्र टिका हुआ है। जिस लोकतंत्र में बहस की स्वतंत्रता नहीं है। हाँ, अगर वो लोग कहें कि ये सेरेब्रल कविता है, निरी सेरेब्रल है, यानी निरी मस्तिष्कीय है, तो मैं जरूर, भाई इस तरह की आलोचना अगर हो तब तो मैं उसको अपनी कविता की कमजोरी मानूंगा। लेकिन मैं तो बराबर प्रयास करता हूँ कि निरी सेरेब्रल ना हो, उसमें कोई सौंदर्य हो, कोई मार्मिकता हो, कोई लालित्य हो, लेकिन कोई चीज़ हो जो अपील करती हो, कोई नई बात हो, कोई डिस्कवरी हो। तो अगर सवाल जवाब है और वो उसमें अगर कोई नए यथार्थ की कोई नई तह को अनावृत किया गया है, कोई रोमांचित करने वाली चीज़ है, कोई सुंदर बात है, कोई मर्म है, तो ठीक है। एक कविता है आशय तक पहुंचने के लिए। कभी कभी आशय तक पहुंचने के लिए वाक्य को पार करना पड़ता है। मसलन हमारे दौर में अब कुछ हो नहीं सकता, निराशा का इजहार नहीं बल्कि किसी व्यक्ति की प्रशंसा में कहा गया वाक्य है। कभी कभी आशय तक पहुंचने के लिए वाक्य को पार करना पड़ता है। मुझे जैसा लगा कि मतलब भाषा में सारा अर्थ नहीं होता है, अर्थ तो भाषा के परे भी होता है। और कविता वो होती है जो भाषा के परे ट्रैवल करती है, भाषा के परे जो यात्रा करती है, और जो
केवल शब्दों तक महदूद नहीं होती कविता। शब्दों के जो व्यंजना जो चीज़ कही गई है ना, व्यंजना तो शब्दों के परे भी होती है। तो व्यंजना तब मानी जाती है जब जो शब्द कहा जा रहा है, जैसे गाय घास चर रही है, ये तो अभिधा हो गई, लेकिन ठाड़ो सिंह चरावे गाय कबीर की पंक्ति है। सिंह खड़ा होकर गाय को चरा रहा है, ये अभिधा नहीं है, तो इसमें व्यंग्य है। इसी अभिधा और व्यंजना से एक चीज़ मुझे यहाँ पर याद आ रही है कि आपकी कविताएं जब हम पढ़ते हैं तो शुरुआत की पंक्तियाँ आप अभिधा में जा कहते हैं कुछ पंक्तियाँ, और अंतिम 2 पंक्तियाँ या जो एकदम जहाँ कविता ख़त्म होती है वो व्यंजना में कही जाती है। ये जो फाइंडिंग होती है, जिसको मैं सबसे इम्पोर्टेंट मानता हूँ, वो ऐसा है कि निष्कर्ष के तौर पर या कोई नई बात है या कोई बहुत खूबसूरत बात है या मार्मिक बात है, वो कई बार कविता के अंत में आती है। वो बात एक सारभूत सत्य की तरह आती है, या एक निचोड़ की तरह आती है, या एक सौंदर्य की तरह आती है। और ये शिल्प की एक ऐसी विशेषता है जिसको मंगलेश डबराल जी ने जब मेरे बारे में, मेरी कविता पर एक छोटा सा लेख लिखा था उद्भावना में, तो उसमें ये कहा था कि ये इनके शिल्प की विशेषता है कि कविताओं के अंत में ये वो बात कहते हैं जिसका हमें इंतज़ार रहता है, जिसको लेके हम एक उत्सुकता रहती है, वो चीज़ अंत में प्रकट होती है। तो वो हुआ है, जाने अनजाने हुआ होगा। तो वो लिखने की प्रक्रिया में, जैसे मैंने कहा था, फार्मूला तो होता नहीं कविता लिखने का, कोई शिल्प का कोई फार्मूला नहीं होता। तो वो जो हम संस्कार अर्जित करते हैं अपने अनुभवों से और अपने अध्ययन से, अध्यवसाय से, उससे हम शिल्प की एक समझ बनाते हैं। ठीक है। एक और कविता है प्रत्याशा। प्रत्याशा मैं 100% सहमति की प्रत्याशा में ही नहीं लिखता, इसलिए भी लिखता हूँ कि वो छीलता चला जाए। अगर मैंने तुम्हारी आलोचना की और तुम्हें उससे तकलीफ़ हुई तो मुझे उम्मीद होती है अभी बच सकता है समाज। कभी ऐसा हुआ है? बहुत बार हुआ है, बहुत ही बार हुआ है कि लोग नाराज़ होते हैं कि आप ये क्या लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं। लोग ये भी कहते हैं कि आप ये जो सत्ता संरचनाओं का प्रतिकार करते हैं, कविता लिखते हैं, इससे क्या होता है। तो एक प्रोफेसर साहब हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि आप ये कविता लिखते रहते हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो मैं कोई जवाब नहीं दे पाता था। एक रियल घटना बता रहा हूँ। हाँ, बताइए। तो फिर एक एडिटर्स कॉन्फ्रेंस हुई, संपादकों का एक सम्मेलन हुआ जो सरकार ने बुलाया था। उसमें मेरी जानकारी में करीब 70 संपादकों ने भाग लिया था। तो उसको एक बहुत बड़े ऑफिसर ने संबोधित किया था, अधिकारी ने। तो उसमें वो प्रोफेसर साहब गए थे। मतलब आप देखिए, एक प्रदेश सरकार एक सम्मेलन बुलाती है संपादकों का, अखबारों और पत्रिकाओं के, जिसमें लगभग 70 संपादक भाग लेते हैं। और उसमें वो एक ऑफिसर है जो सेक्रेटरी लेवल का ऑफिसर है, संस्कृत मंत्रालय से जुड़ा हुआ, वो भाषण देते हैं और बार बार मेरी कविता कोट करते हैं और मेरा विरोध करते हैं। तो मुझे वो प्रोफेसर साहब लौट के आए वहाँ से, वो भी संपादक हैं एक पत्रिका के। तो बोले, पंकज जी, मैं जो बात आपसे कही थी उसको वापस लेता हूँ। मैंने आपसे कहा था कि आप लिखते रहते हैं, इससे क्या होता है। लेकिन आज मैं मान गया कि संस्कृत मंत्रालय का एक अधिकारी, बड़ा अधिकारी, अपने वक्तव्य में आपकी कविताएं कोट कर करके आपका विरोध कर रहे थे। तो इसका मतलब आपकी बात पहुंच रही है। 2 अनुभव हैं इस तरह के, जिसमें एक सलाहकार हैं सरकार के, उनका फ़ोन जाता है मेरे नाम से कि ये इन्होंने क्या लिख दिया है। तो जिसके पास जाता है वो कहते हैं कि वो एक गरिमामय ढंग से लिखते हैं, अभद्र ढंग से नहीं लिखते, ये गद्य उनका नहीं है। कुछ कविताएं आपकी ऐसी भी हैं पंकज जी जिसमें शब्दों का प्रयोग बार बार होता है। जैसे नरेश सक्सेना जी का जब मैं इंटरव्यू कर रहा था तो वो बोल रहे थे कि एक शब्द अगर बार बार आता है तो वो कविता में लय भी पैदा करता है और उसके अर्थ भी अलग अलग हो सकते हैं, है ना। वो श्लेष भी हो सकता है और नहीं भी होता है। जैसे पुल पार करने से पुल पार होता है, नदी पार नहीं होती, नदी पार कर नहीं होती पुल पार किए बिना। इसी तरीके से आपकी कुछ कविताएं हैं
मैं जानना चाहता हूँ कि ये क्यों मतलब इस तरह से किया गया? क्या आप भी वही चमत्कार और वही ध्वनि पैदा करने की कोशिश कर रहे थे? ऐसा कर रहा हूँ तो मानी हुई बात है कि वैसा नहीं कर रहा हूँ। फिर ये क्यों ना कहूँ कि ऐसा वैसा नहीं कर रहा हूँ, बल्कि ऐसा ही कह रहा हूँ, कर रहा हूँ। इसी तरीके से एक और कविता है, पता नहीं क्या के लिए हम क्या क्या करते हैं और क्या क्या नहीं करते हैं। जैसे जो जो हम करते हैं वही वही करना चाहिए हमें, और जो जो हम नहीं करते हैं वही वही नहीं करना चाहिए हमें। ये शायद मेरी प्रतिनिधि कविताएं नहीं हैं, और इनको मैं, अगर मेरा वश चलता तो शायद मैं अपनी किताब में शामिल नहीं करता। लेकिन नेमीचंद जैन जी ने कहा था कि ये शब्द क्रीड़ा है इन कविताओं में, और ये प्लेफुलनेस बनी रहनी चाहिए कवियों में। तो उनके ऐसा कहने से मैंने इसको शामिल किया। उनको मैंने पांडुलिपि दिखाई थी, लेकिन मेरी अधिकांश कविताओं का शिल्प तरीका ये नहीं है, ये नहीं है। तो ये एक अपवाद स्वरूप लिखी गई कविताएं हैं एक दो, और इनको मेरी प्रतिनिधि रचनाएं नहीं हैं। मेरी अच्छी रचनाएं भी शायद नहीं हैं। अच्छा, ये मेरी अपनी नज़र में तो नहीं है। ये जो शब्द क्रीड़ा है, ये प्लेफुलनेस है, और कविताओं के भीतर का जो प्रेम आपकी शुरुआती कविताओं में दिखलाई पड़ता है, रक्तचाप में भी कई जगह पर आता है। वो अभी तक आते आते ये प्लेफुलनेस और वो प्रेम ये कहाँ चला गया पंकज जी? क्या प्रेम कविताएं तो बहुत लिखी मैंने इधर। क्या राजनीति ज़्यादा प्रेम से ज़्यादा पसंद हो सकता है? राजनीतिक अंतर्वस्तु से संबोधित कविताओं की संख्या थोड़ी अधिक हो, या अधिक हो, मतलब थोड़ी शब्द हटा देते हैं, लेकिन प्रेम कविताएं कम नहीं हुई हैं अभी। तो मैंने कई तो संग्रह आएगा आपका, आप खुद ही कह रहे हैं प्रेम तो देखिए, उसमें ऐसा है, पहले से लेके जो 5वां संग्रह आया उसमें जरूर कोई प्रेम कविता नहीं है। हाँ, लेकिन नहीं। पहले से लेके चौथे तक मेरी प्रेम कविताओं की संख्या, अलग कविता में संख्या कोई बहुत महत्व नहीं होता है, एक कविता भी काफ़ी होती है, और 100 कविताएं भी मिलके वो उतना काम नहीं कर पाती जितनी आलोक धनवा की एक कविता करती है। तो संख्या का कोई महत्व नहीं है। लेकिन एक बात कह रहा हूँ कि एक 70-75 के आसपास इन 4 संग्रहों में प्रेम कविताएं हैं। उसके बाद भी मैंने इतनी लिखी हैं कि उन 75 में जोड़ा जाए अगर तो 100 के ऊपर है। अभी छोटी सी कविता अभी लिखी थी, अभी छपी नहीं है संग्रह में, कहने को कुछ बात नहीं थी और तुम थे भी नहीं, फिर भी प्यार तुम्हारी चौखट तक लाया था, मैं आया था। एक छोटी सी कविता है, एक प्रेम कविता अभी लिखी है, 1-2 साल हुआ होगा। और मैं वो कविताएं अलग से लेके नहीं, वो लिखी नहीं है तो इसलिए मतलब छपी नहीं है तो हमें पता नहीं है, क्योंकि हम तो संग्रह देखकर ही एक बात कहते हैं। तो संग्रह जो अंतिम आया उसमें तो एक अभी भी छपी नहीं है, लेकिन वो सोता, वो निर्झर मेरे भीतर सूखा नहीं है अभी। वो सूखना भी नहीं चाहिए, सूखना चाहिए नहीं, मैं उसको सूख जाए इससे बचाने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि मुझे खतरा लग रहा है कि सूख सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि कोमलता जीवन में कम है, बहुत कोमलता कम बची है, संवेदना कम बची है। जो मैं एक पिछला सवाल था आपका कि कविता कमज़ोर क्यों हो गई, बड़े कवि क्यों नहीं रह गए, आप कह रहे थे। मैं कह रहा हूँ बड़े कवि हैं, लेकिन उनको समाज बनाता है ना बड़ा कवि। केवल कविता थोड़े बड़ा कवि बनाती है। वो समाज नहीं रहा ना, वो देश नहीं रहा जो 1990 के पहले देश था। तो ये एक अमीर भारत और एक गरीब भारत, 2 किस्म के भारत बन गए हैं। और जो गरीब भारत है वो विशाल है, विशालतम है। उसके लिए जो हमने ये बनाई है मल्टीप्लेक्सेस, मॉल्स, और ये जो हाईवेज हैं 6 लेन हाईवेज, इनका जो भारत बनाया है, जिसको कुछ लोग शाइनिंग इंडिया कहते हैं, कुछ लोग न्यू इंडिया कहते हैं, इसमें उसके लिए जगह नहीं है, उस विशाल भारत के लिए, उस ग्रामीण कस्बाई भारत के लिए। उसके पास वो पैसा नहीं है कि वो मॉल में प्रवेश कर सके, मल्टीप्लेक्स में फिल्म देख सके। और 6 लेन हाईवेज में जो है SUV जो चली है ना, जो सड़कों में जिन्होंने कब्जा कर लिया है, सुपर यूटिलिटी व्हीकल, तो बस और कार के बीच की कोई चीज़ लगती है मुझे। उन्होंने सारी सड़कों को छा लिया है, उनमें ब्लैक मनी से माला माल हुए लोग हैं, चल रहे हैं। भारत तो नहीं चल रहा है उनमें। नहीं, ये तो बहुत ही मतलब बहुत ही वैसा स्टेटमेंट है कि ब्लैक मनी से माला माल। ब्लैक मनी का अर्थ है ब्लैक मनी भी है, उसमें करप्शन बहुत है, बहुत करप्शन है देश में, ब्यूरोक्रेसी में है, राजनीति में है। आप जो सड़क बनती है
नहीं, ये ठीक वैसा ही स्टेटमेंट है जैसे मैंने कहा था रचनात्मकता की बलि, तो आपने मुझे टोका कि बलि बहुत ही सही शब्द नहीं है, तो ये भी सही शब्द नहीं है कि जो एसयू में चल रहा है वो सारे ब्लैक मनी। अंजुम जी, अन्याय कई तरह का होता है। जैसे आपकी सैलरी, मान लीजिए किसी की सैलरी 5 लाख रुपए महीने है, तो मैं इसको भी एक किस्म का करप्शन मानता हूँ। हमें लग रहा है विषयांतर हो रहे हैं, वापस कविता की तरफ मैं लौटता हूँ। जीने का उदात्त आशय आपने लिखा कुंवर नारायण की कविता पर। मेरा सवाल बहुत सीधा और सरल कि कुंवर नारायण की काव्यात्मक यात्रा को आप कैसे देखते हैं? कुंवर नारायण एक बहुत ही सघन वैचारिकता के, सांद्र वैचारिकता के कवि लगे मुझे, जिसमें एक मार्मिकता भी है, और अगर वो केवल विचार होता तो मुझे अपील नहीं करता। लेकिन जब मैं पढ़ता था लखनऊ विश्वविद्यालय में, तो वो लखनऊ विश्वविद्यालय के पढ़े हुए कवि हैं कुंवर नारायण और रघुवीर साहब, दोनों क्लास फेलो भी रहे, दोनों ने शायद अंग्रेजी से एमए किया, मित्र भी रहे वो लोग। तो मैंने चूँकि अब जो जैसे लखनऊ विश्वविद्यालय पढ़े हुए थे, तो वहाँ पर सिलेबस में दोनों की कविताएं थीं, हालांकि दोनों बड़े कवि हैं, कविताएं थी। तो उसमें सबसे पहले जिस कविता ने इनकी मुझे प्रभावित किया वो थी आमाशय यौनाशय गर्भाशय, जिसकी जिंदगी का यही आशय, यही इतना भोग्य, कितना सुखी है वह, भाग्य उसका ईर्षा के योग्य। हाय पर मेरे कलपते प्राण, मिला कैसी चेतना का तुमको विषम जीवन मान, कि जिसकी इंद्रियों के परे जागृत हैं अनेकों भूख। ये कविता थी जो आज तक पूरी की पूरी याद है, बीए के दिनों से। उससे मैं बड़ा प्रभावित हुआ कि एक ऐसा कवि है, एक रेयर किस्म की बात कह रहे हैं ये, कि मैं ये पेट की जो भूख है और काम की जो भूख है, यौनाशय, आमाशय, गर्भाशय और संतान का जो सुख प्राप्त करना चाहते हैं, उससे बिल्कुल अलग ये कवि कह रहा है कि जिसकी इंद्रियों के परे जागृत हैं अनेकों भूख। और वो जज्बा उनमें आखिरी तक कायम रहा। जब ये बाज़ार बन गए, लकदक बाज़ार बन गए, मल्टीनेशनल्स आ गई कंपनियां, तब भी उन्होंने कविता में लिखा कि बाज़ार में सब सामान सजे हैं, और उनको देख के कवि कहता है कि और मुझे बहुत खुशी होती है ये देखकर कि इन तमाम चीज़ों में से मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो वो खुश इस बात से नहीं है कि अब सब कुछ बिक रहा है और हम कोई भी मंजन खरीद सकते हैं, कोई भी परफ्यूम खरीद सकते हैं। जो मध्य वर्ग बहुत गदगद है भारत का कि अब बहुत चॉइस है, लेकिन कवि गदगद नहीं है। कवि तो कह रहा है कि मुझे तो इनमें से किसी चीज़ ज़रूरत ही नहीं है, मैं तो इस बात से खुश हूँ। क्या आप आलोचकों से अपेक्षाएं रखते हैं? आलोचकों से अपेक्षा बिल्कुल रखता हूँ। इसलिए रखता हूँ कि जो मीर का शेर है ना, कि शेर गो मेरे शेर हैं मेरे, मतलब क्रम भूल रहा है, गो शेर मेरे है ख्वास पसंद, कि खास लोगों को पसंद आने वाले शेर मैंने लिखे हैं। खास यानी जो आलोचक जिसको कह रहे हैं, बुद्धिजीवी तबका, इंटेलेक्चुअल्स। गो शेर हैं मेरे ख्वास पसंद, पर गुफ्तगू मुझे आवाम से है। तो एक राइटर का यही होना चाहिए, उसको आवाम से गुफ्तगू करना आना चाहिए, संवाद करना आना चाहिए, और उसको लोकप्रिय होना चाहिए। उसकी कविता को अधिकतम संवेदनशील और प्रबुद्ध जन समाज तक पहुंच सकना चाहिए, वही उसकी ताकत है। क्योंकि जब वीरेंद्र डंगवाल पर आपकी किताब आई है यही तुम थे, उसमें वीरेंद्र डंगवाल ने एक जगह लिखा कि हमें आलोचकों पर ध्यान ही क्यों देना चाहिए। नहीं, वो उन्होंने क्यों उनसे कोई अपेक्षा करनी चाहिए? वो किसी को टोकते हुए, तो आलोचकों से नहीं करनी चाहिए, टोकते हुए किसी को उन्होंने कहा था एक कवि पाठ में, कह दिया होगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इंटेलेक्चुअल्स अगर आपको मान्यता नहीं देते हैं तो ऐसी राजनीति भी हो रही है और ऐसी कविता भी हो रही है। जो लोकप्रिय है, ऐसे नेता भी हैं जिनके करोड़ों फॉलोअर्स हैं, लेकिन उनको बुद्धिजीवी अच्छा नेता नहीं मानते। ऐसी कविता भी है जिसको लाखों लोग पसंद कर रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, टेलीविज़न पर वो लोकप्रिय है, लोगों के बीच लोकप्रिय है, लेकिन उसको आलोचक महत्वपूर्ण कविता नहीं मानते। इसीलिए मैं कह रहा हूँ लोकप्रियता के बहुत सारे स्तर होते हैं। ये सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि आप वीरेंद्र डंगवाल को बहुत फॉलो करते, आपने बहुत फॉलो किया, आपके बहुत नज़दीक थे। पूरा स्मरण करते हुए एक पूरी सीरीज़ आपने चलाई थी, बाद में वो किताब के फॉर्म में यही तुम थे नाम से आई।
तो मुझे लगा अगर वीरेंद्र डंगवाल ये बात कह सकते हैं तो क्या उस बात का प्रभाव आप पर भी पड़ा कि आलोचकों से अपेक्षा ही क्यों करनी? आलोचकों से अपेक्षा इस अर्थ में करनी चाहिए, अपेक्षा शब्द ठीक नहीं है, अपेक्षा तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन आपकी कविता में वो ताकत होनी चाहिए जो मर्मज्ञ समाज है, प्रबुद्ध समाज है, वो भी कहे कि हाँ ये कविता अच्छी है, और जनता भी कहे। अगर केवल जनता कह रही है और बुद्धिजीवी ये मानते हैं कि खराब कवि है, तो बेशक उसमें खराबी होगी। नामवर जी से आपके रिश्ते कैसे थे पंकज जी? मुझे पढ़ाया नहीं उन्होंने। मैं जब JNU में एडमिशन लिया मैंने, तो उसी वर्ष वो रिटायर हो गए थे, तो मेरे गुरु नहीं रहे वो, लेकिन मैं उनके लेखन से प्रभावित रहा हूँ, आज भी प्रभावित हूँ, और उनकी जो भाषण कला थी उससे भी बहुत प्रभावित था। तो उन्होंने मुझे पढ़ाया नहीं, इसका बहुत अफसोस है, एक अभाव है, जीवन की एक हानि है। इसलिए मैंने उस अभाव को कम से कम करने के लिए दिल्ली में जब मैं 4 वर्ष रहा, तो जहाँ कहीं मुझे पता लगता था कि डॉक्टर नामवर सिंह का भाषण है, तो मैं सुनने जाता था। तो इस तरह से मैंने जितना सीख पाया सीखा उनके भाषणों से। लेखन तो पढ़ते ही रहता हूँ, आज भी पढ़ता हूँ, और दिल्ली में ही नहीं, इलाहाबाद में, बनारस में, कानपुर में आए थे वो, सब जगह उनके भाषण सुने, कम से कम 40-50 भाषण सुने ही होंगे। तो मैं बहुत प्रभावित हूँ उनसे। और करियर के लेवल पर नामवर जी के साथ कुछ टसल हुआ? कोई मदद नहीं की उन्होंने। और आप कई बार ये कहते हैं कि नामवर जी ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपका नहीं होने दिया कहीं पर भी। नहीं, कहता नहीं हूँ, कोई पूछता है तो जवाब में बताना पड़ता है, झूठ तो नहीं बोल सकता कि वो इंटरव्यू ले रहे थे। अगर चाहते तो हो सकता था मेरा कि हो जाता, लेकिन वो इंटरव्यू में वो मेरे प्रति उदार नहीं थे, ऐसा लगा मुझे। बातचीत जो हो रही थी, जैसे उन्होंने कहा कि पहली आत्मकथा कौन सी लिखी गई है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की है वो। तो वो मैंने कहा कुछ जग बीती कुछ आप बीती, ऐसे बोला मैंने। तो नाम तो सही बोला मैंने, लेकिन उन्होंने उसको करेक्ट किया कि आप बीती पहले है, जग बीती बाद में। तो अब जैसे एक इंटरव्यू निर्मला जैन भी थी एक्सपर्ट, वो भी थी उसमें। तो उन्होंने पूछा कि आपका जो पहला संग्रह है एक संपूर्णता के लिए, ये एक शब्द क्यों लिखा आपने? तो मैंने कहा कि संपूर्णताएं होती हैं, एक संपूर्णता नहीं होती है। एक व्यक्ति है, उसके अनुभव की एक संपूर्णता है, दूसरा व्यक्ति है, उसकी भी एक संपूर्णता है। तो तमाम संपूर्णताएं मिलके एक संपूर्ण बनता है। तो उन्होंने उससे कहा कि ये शब्द कहाँ से लिया है, कुछ एक सवाल था। तो मैंने कहा गोल्डमान से लिया है। अब वो शब्द भूल रहा है मुझे, लूसिए गोल्डमान। मैंने कहा कि उन विचारक ने इसका विश्व दृष्टि, उसमें एक शब्द था मेरी किताब में आत्मकथा की संस्कृति में, विश्व दृष्टि। तो निर्मला जी ने कहा कि ये शब्द आपने कहाँ से लिया है? तो मैंने कहा मैंने लूसिए गोल्डमान के लेख में पढ़ा है, वर्ल्ड व्यू। तो नामवर जी उस समय बोले कि विश्व दृष्टि का पहला इस्तेमाल किसने किया था? स्टालिन ने किया था शायद, ऐसा नाम कुछ लिया उन्होंने। अब मैं भूल रहा हूँ, स्टालिन शायद कहा कि स्टालिन या कोई नाम लिया, मैं इसमें याद नहीं आ रहा, कि सबसे पहले उन्होंने वर्ल्ड व्यू का इस्तेमाल किया। तो इससे ये तो सिद्ध नहीं हो जाता कि गोल्डमान के लेख में वो शब्द नहीं था। तो इस तरह की बातें वो कर रहे थे। और फिर VC जो वाइस चांसलर थे, उन्होंने कहा कि आपने अभी तक PhD क्यों नहीं की? जबकि मुझे उस समय असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चरर, उस समय लेक्चरर कहा जाता था, जिसको आज असिस्टेंट प्रोफेसर कहा जाता है। तो कानपुर के कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बने हुए मुझे 7-8 साल हो गए थे जब मैंने इंटरव्यू दिया है, और PhD में नहीं कर पाया था तब तक। तो उन्होंने कहा कि आप अभी तक आप PhD नहीं कर पाए, VC ने कहा। तो मैंने कहा कि मैं लगातार पहल में, हिंदी की जो बेस्ट मैगजीन है, बेस्ट मैगजीन ये तो नहीं कहा मैंने, कि पहल में लगातार मैं एक श्रृंखला कवियों पर लिख रहा था। 8 लेख मैंने लिखे थे हिंदी के बड़े बड़े कवियों पर। तो इस वजह से मुझे समय नहीं मिल पाया PhD पूरी करने का, और मैं कर रहा हूँ, ये कहा मैंने। तो उसमें भी नामवर जी कुछ बोले नहीं, मौन रहे वो। तो ये आप कह रहे हैं डेलिबरेट था?
मुझे लगता है डेलिबरेट था या नहीं था, बट ही डिड नॉट हेल्प मी, उन्होंने मदद नहीं की मेरी। अगर वो कुलपति से ये कहते कि इनका काम इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, या ये ठीक हैं, अच्छे हैं, तो हो सकता था। जैसे सागर में जब मेरा हुआ तो उदय प्रकाश ने मदद की मेरी, सागर विश्वविद्यालय में पढ़ा। हाँ, मैं उस पर आता भी। हाँ, तो उदय प्रकाश वो थे, विजिटर्स नॉमिनी थे उसमें, राष्ट्रपति के प्रतिनिधि, भारत के राष्ट्रपति के प्रतिनिधि। तो उसका से बहुत मायने रखता है। अगर विजिटर नॉमिनी सिलेक्शन के बाद भी ये कह दे कि ये मेरी अनुपस्थिति में सिलेक्शन हुआ है या मैं इससे सहमत नहीं था, तो वो सिलेक्शन कैंसिल हो जाएगा। तो उदय प्रकाश जी उस समय चैम्बर में नहीं थे जब मेरा इंटरव्यू हो रहा था, लेकिन उन्होंने कहा तो वो नहीं, वो शायद वॉशरूम गए थे या कहीं बाहर किसी और प्रयोजन से गए होंगे। तो जब इंटरव्यू ख़त्म हो गया, मैं बाहर निकल रहा था, तो उदय प्रकाश जी अंदर आए, और जैसे ही आए बाहर जाते हुए मुझको कुलपति ने वापस बुला लिया। नो, आप आइए, लौटिए। और फिर उदय प्रकाश जी का हाथ पकड़ के पूछा कि ये इनका ऐसा केस है, इन्होंने अप्लाई किया है, कुछ हमारी कहानी बताई। तो उनका सवाल पूरा होने के पहले ही उदय जी बोले, आई नो हिम। तो वीसी बहुत चकित हो गए। यू नो हिम, मतलब आप जानते हैं इनको? तो वीसी के लिए तो मैं एक सिंपली आई वॉज ए कैंडिडेट, लेकिन उदय प्रकाश जी के लिए, उदय प्रकाश जी ने। पंकज जी, मैं टोक रहा हूँ। आप हमारी इस पूरी बातचीत में, नियुक्ति वाली बातचीत में, आपको नहीं लग रहा है ऐसा मैसेज जा रहा है जो हमें देख रहा है कि कहीं पर होने के लिए, नियुक्ति होने के लिए जान पहचान मेरिट से ज़्यादा मायने रखती है? जान पहचान कोई उदय प्रकाश जी या किसी का से ज़्यादा मायने रखता है मेरिट से ज़्यादा? क्योंकि बहुत सी चीज़ों पर सवाल उठ सकता है। नहीं, सवाल क्यों उठेगा? मेरिट के कारण ही न से होता है। मेरिट होगी आपकी जो, आपकी पिछली बात से तो लगा कि मेरिट थी, लेकिन नामवर सिंह जी ने नहीं चाहा तो नहीं हुआ, से नहीं थी। नहीं, हो सकता है मेरिट ना रही हो, नामवर जी ना मानते हो मेरिट। लेकिन नामवर जी ने अयोध्या में मुझसे एक वाक्य कहा था, उस इंटरव्यू के 2 साल पहले। अयोध्या में एक साहित्यिक समारोह में एक गलियारे में मिले और मैंने नमस्कार किया। मैं उनका शिष्य तो रहा नहीं था। तो कहने लगे, तुम्हारा एक लेख मैंने पढ़ा है, अच्छा लिखते हो। कहाँ छपा था वो? नहीं, पहले सिंपली कहा कि तुम्हारा एक लेख मैंने पढ़ा है। तो मैंने कहा पहल में पढ़ा होगा, उन दिनों पहल में लिखता था। बोले नहीं, पहल नहीं। तो वो आवेग में छपा था, एक पत्रिका थी आवेग, उसमें नामवर जी का जिक्र था, शुरुआती पैराग्राफ। फिर बोले अच्छा लिखते हो। तो मैं एकदम निशब्द रह गया। हिंदी के एक बड़े आलोचक के सामने मैं खड़ा हूँ, वो कह रहे हैं अच्छा लिखते हो। क्या कहता मैं? तो फिर बोले, तुम्हारे गुरु हैं मैनेजर पांडे, उनको तुम्हारी नियुक्ति जेएनयू में करनी चाहिए थी। करनी चाहिए थी नहीं कहा, क्योंकि हमारे गुरु तो उस समय हिंदी विभाग के हेड थे जेएनयू में। तो मैं फिर हक्का बक्का कि ये क्या कह रहे हैं। तो मैंने जो समझ में आया मेरे, वो मैंने ये कहा कि सर वो शायद रिटायर हो गए हैं या होने वाले हैं। शायद रिटायर हो गए थे, उस पर चल रहे थे जिसको सत्र लाभ कहते हैं। यानी कि जब बीच सत्र में आप रिटायर होते हैं, अगर आप शिक्षक हैं यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, बीच सत्र में रिटायर होते हैं, तो आपको 30 जून तक काम करने का एक छूट मिलती है, उसको कहते हैं सत्र लाभ। तो मैंने कहा शायद वो सत्र लाभ में हैं और उस समय विधायी शक्तियां नहीं रह जाती है कि कोई नियुक्त कर सके। तो मेरा जवाब ये था कि अब विधायी शक्तियां शायद उनके पास नहीं हैं। तो उन्हीं नामवर सिंह ने ये कहा कि तुम्हारी नियुक्ति जेएनयू में मैनेजर पांडे को करनी चाहिए। और वही नामवर सिंह फिर मुझे मान रहे हैं कि मेरिट नहीं है या मेरिट कम है। तो ये एक अंतर्विरोध है कि नहीं है? मैं कोई, और उदय प्रकाश जी ने जो कहा आई नो हिम, तो मेरे काम के कारण कहा होगा। कोई ऐसा तो है नहीं कि वो केवल मेरे नाम के कारण कहा होगा। नाम में क्या रखा है? आप आत्म प्रकाशन या प्रकाशन की छटपटाहट पर सवाल उठाते हैं, कई लेखों में कह चुके हैं, लेकिन खुद फेसबुक पर लगातार कविताएं और नोट्स पोस्ट करते हैं। क्या यहाँ पर प्रकाशित होने की छटपटाहट नहीं है? छटपटाहट अभिव्यक्ति की है,
और अभिव्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा समाज तक पहुँचे, इसकी छटपटाहट भी है, इसकी कोशिश भी करता हूँ। और इसके पीछे मेरा मानना ये है कि व्यक्ति की लोकप्रियता हम नहीं चाहते हैं, हम अपने दृष्टिकोण की लोकप्रियता चाहते हैं कि हमारी दृष्टि लोकप्रिय हो, हमारी बात लोकप्रिय हो। हम जो संघर्ष कर रहे हैं आवाम के लिए, उसकी बेहतरी के लिए, उसकी मुक्ति के लिए, मनुष्य के लिए, वो संघर्ष लोकप्रिय हो, वो दृष्टि लोकप्रिय हो, मूल्यों का वो इसरार लोकप्रिय हो। व्यक्ति लोकप्रिय हो या ना हो, हम अपने व्यक्ति की लोकप्रियता नहीं चाहते हैं, अपने शरीर की लोकप्रियता नहीं चाहते हैं। चूँकि आपके जीवन पर ही बात चल रही है, तो आत्मकथा की संस्कृति में ही आप एक कोट लिखते हैं कि जीवन में जो सच का महत्व है वही शायद साहित्य में आत्मकथा का है। इधर आत्मकथाएं काफ़ी कम लिखी जा रही हैं, बहुत ही कम लिखी जा रही हैं, है ना? तो क्या ये मान लिया जाए कि साहित्य में झूठ का बोलबाला है? नहीं, वो बड़ा जटिल प्रश्न है। जैसे हमारे गुरु कहते थे मेजर पांडे कि जो परंपरा है, हिंदी के प्रसिद्ध आलोचक थे वो, तो वो कहते थे कि जो परंपरा है हमारी, उसमें स्त्रियों की, पुरुषों की आत्मकथाएं तो इसलिए कम नहीं, स्त्रियों की आत्मकथाएं तो इसलिए कम हैं कि उनको सच बोलने की स्वतंत्रता नहीं रही कभी। लेकिन पुरुषों की आत्मकथाएं इसलिए कम हैं क्योंकि स्वतंत्रता तो रही है लेकिन आदत नहीं रही है, तो सच बोलने की आदत नहीं रही है। अब गांधी जैसा सच बोला उन्होंने, गांधी ने, किसमें हिम्मत है कि वो कह सके कि मैं बीड़ी पीता था, मैंने मांस खाया, बीड़ी पी, मैंने अपनी स्त्री के साथ था, मैं प्रणय क्रीड़ा कर रहा था जब मेरे पिता बगल वाले कमरे में मृत्यु से संघर्ष कर रहे थे। किसमें है इतनी आत्मनिर्मम ईमानदारी, किसमें है? कैसे आप एक सच्ची आत्मकथा कैसे लिखेंगे? अब जैसे उग्र जी हैं, उनकी आत्मकथा, मैंने एक किताब लिखी आत्मकथा की संस्कृति, तो उग्र जी की आत्मकथा में मतलब चरम सीमा तक सच बोला गया है। उसमें तो ये तक कहा गया है कि मैं जब रामलीलाओं में काम करता था, जब मैं किशोर था, तो जो महंत होते थे वो किशोरों से दैहिक संबंध बना लेते थे। एक सेकंड, मुझे ये समझ में कम आता है थोड़ा कि, या हो सकता है मैं उस दृष्टि से ना देख पाता हूँ कि ऐसा क्यों है कि जब तक दैहिक संबंधों की बात आत्मकथा में नहीं होगी तब तक ये माना जाएगा कि आप सच नहीं बोल रहे हैं। ऐसी अपेक्षा ही क्यों रखनी है? केवल दैहिक संबंध की बात मैं कहाँ कर रहा हूँ, बीड़ी पीने को, मांसाहार करने को, और वो दैहिक संबंध नहीं है। वो जो उग्र जी का मैं दे रहा था वो शोषण है। एक जो रामलीला मंडली का जो प्रमुख होता था, वो उसमें काम करने वाले जो किशोर होते थे, जो राम बन रहे हैं, सीता बन रहे हैं, उसका पाठ कर रहे हैं भरत का, उनको रात के अंधेरे में बुला के उनका शोषण करता था। वो प्रेम या दैहिक संबंध की बात नहीं है, वो तो अन्याय की बात है। तो उग्र जी आगे जो वाक्य लिखते हैं वो देखिए, वो वाक्य है कि मैं अगर ये लिखूं कि मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ तो वो मेरी बान नहीं, बाना भी नहीं। केवल एक वाक्य में, और कुछ नहीं लिखा है उस बारे में, केवल एक वाक्य से उन्होंने उस दुखद और भयावह यथार्थ की ओर इशारा किया है कि मैं शिकार नहीं हुआ इसका, अगर मैं ये आज दावा करूं तो ये मेरी बान भी नहीं, बाना भी नहीं। इसलिए इस तरह का सच, सबके जीवन में ऐसे भीषण सच होते हैं, मोर और लेस, किसी में कम होंगे, किसी में ज़्यादा होंगे, लेकिन लोग एक्सेप्ट नहीं करते। तो एक्सेप्ट आप नहीं करेंगे तो उसमें एक निश्चलता जब नहीं होगी, एक संवेदना नहीं होगी, तो वो चीज़ सुंदर नहीं होगी। वो रचना, वो आत्मकथा ना सुंदर होगी ना मूल्यवान होगी। पंकज चतुर्वेदी को जितना मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला, क्या ये सच है? आप मानते हैं? जितना मिलना चाहिए था, मैं क्या मतलब क्या मिलना चाहिए इसका निर्णय तो समाज करेगा। व्यक्ति खुद भी निर्णय करता है ना, उसकी भी अपेक्षाएं होती हैं, या वो चाहता है कि मुझे ये मिलना चाहिए था, शायद उतना नहीं मिला। वो प्रेम हो सकता है, वो परिवार हो सकता है, वो साहित्य समाज में सम्मान हो सकता है, वो पद हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। ये तो बहुत सब्जेक्टिव है। अगर नहीं मिला है या कम मिला है तो करोड़ों लोग हैं जिनको उनका प्राप्य नहीं मिला है। मैं तो ये मानता हूँ उनसे तो मुझे कुछ ज़्यादा ही मिला है, उन करोड़ों लोगों से।
तो उनकी अपेक्षा में एक बेनिफिशरी हूँ। मतलब मुझे काम करने का अवसर नहीं मिला, इसका दुख जरूर है। कैसा काम? काम यानी कि मैं विश्वविद्यालय में एक बड़े स्तर पर बड़े समाज को संबोधित होना चाहता था, उससे संबोधित होना चाहता था। अगर मैं होता वहाँ तो ज़्यादा विद्यार्थी होते मेरे, ज़्यादा पढ़ाई लिखाई होती, ज़्यादा बड़े समाज को एड्रेस कर सकता, मैं अपनी बातें वहाँ तक पहुँचा सकता। तो वो एक अफसोस ज़रूर रहेगा कि वो नहीं हो सका। मिलना ये मतलब अगर आप किसी अवार्ड के सेंस में कह रहे हैं तो वो कोई, उसको मैं कोई प्राप्ति उस तरह की मानता भी नहीं हूँ जिसका किसी को अफसोस होना चाहिए। 4 या 5 नाम बहुत संक्षिप्त में, एक वाक्य में आप बताएं, आपके लिए वो क्या मायने रखते हैं? मैनेजर पांडे। मेरे गुरु और हिंदी के एक बेहद महत्वपूर्ण आलोचक वीरेन डंगवाल। वीरेन डंगवाल एक बहुत ही मतलब श्रेष्ठ इंसान और एक बहुत श्रेष्ठ कवि, जिनके बारे में मैंने ये लिखा है कि जो औसत मतलब प्रतिनिधि कविताएं जो उनकी है राजकमल प्रकाशन से, उसको एडिट किया है मैंने, तो उसकी भूमिका में लिखा है कि बैटिंग में जो औसत डॉन ब्रैडमैन का है वो कविता में वीरेन डंगवाल का है। मंगलेश डबराल। मंगलेश डबराल तो बहुत ही स्पेशल हैं क्योंकि वो निर्माण करते थे। वो तो केवल कवि नहीं थे, वो केवल विचारक नहीं थे, बल्कि वो युवा पीढ़ी का निर्माण किया उन्होंने, मेरे जैसे लोगों को के निर्माण में मदद की। मैं रघुवीर साहब का मोनोग्राफ उन पर नहीं लिख पाता अगर मंगलेश डबराल नहीं होते, क्योंकि मैं दिल्ली आया, मैंने कहा, बोले क्या हालचाल हैं, तो मैंने कहा मैं साहित्य अकेडमी जा रहा हूँ, वहाँ लिख के दूंगा कि मैं ये काम नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि एक साल मिलता है मोनोग्राफ लिखने के लिए। एक साल बढ़वाते बढ़वाते 5 साल हो गए थे, और फिर वो चिट्ठियाँ कुछ ऐसी आने लगी थी जिसको पढ़ के मुझे अपमान महसूस होता था कि अब आप 6 महीने में कर दीजिए, और अगर नहीं किया तो ख़त्म कर देंगे, इस अनुबंध को आगे नहीं बढ़ाएंगे। तो मैंने कहा मैं वहाँ जा रहा हूँ लिख के देने कि मैं ये मोनोग्राफ नहीं लिख पाऊँगा, आप किसी और से करा लीजिए, किसी समर्थ व्यक्ति से। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो काम तुम्हें करना चाहिए। ठीक। तो उनकी बदौलत मैं कर पाया। विष्णु खरे। विष्णु खरे एक बहुत ही बड़े कवि थे, मतलब इम्पोर्टेंट बड़े कवि थे, और एक तेजस्वी विचारक थे, और अन्याय को बर्दाश्त नहीं करते थे। लेकिन उनमें एक मुझे कमजोरी लगती है कि वो बहुत हमलावर, उग्र होके और अतिरंजित बयानबाजी करते थे, जिसने उनका बहुत नुकसान किया। आलोक धनवा। आलोक धनवा एक बहुत निश्चल और बहुत उदार और बहुत एक बड़े मतलब कवि ही नहीं, एक बहुत ऐसा ओरेटर भी, मैंने ऐसा वक्ता भी मुझे कोई नहीं मिला इतना अच्छा, जो इतना अच्छा बोलते हों, वक्तव्य देते हों। और वो एक ऐसे कवि हैं, शायद अकेले कवि हैं, जिनके कविता पाठ से मुझे रोमांच होता है। कुंवर नारायण और रघुवीर साहब में बात कर ही चुका हूँ आपके साथ, तो उनके बारे में अभी नहीं, क्योंकि हम विस्तार से पहले इन पर बात कर चुके हैं। एक सवाल, अपने निजी जीवन या परिवार के बारे में इतना कम बात करना क्यों पसंद करते हैं? उसमें कोई, मैंने कहा ना कि हम अपनी जैसे मेरी बेटी है, बहुत सुंदर है, लेकिन मैं उसकी कभी फ़ोटो नहीं लगाता फेसबुक पर। पत्नी है, वो भी बहुत अच्छी है, लेकिन मैं उसकी फ़ोटो नहीं लगाता फेसबुक पर। इसलिए नहीं लगाता कि इसका क्या विज्ञापन करना है, संबंध का विज्ञापन क्या करना है। संबंध अगर सच्चा है, संपूर्ण है, उसमें सच्चाई है, तो मैंने कहा ना कि हम अपने शरीर की लोकप्रियता नहीं चाहते, अपने व्यक्ति की लोकप्रियता नहीं चाहते, अपने परिवार की लोकप्रियता नहीं चाहते, हम अपनी दृष्टि की लोकप्रियता चाहते हैं, अपने संघर्ष की लोकप्रियता चाहते हैं, और जिन मूल्यों का इसरार हम अपनी रचनाओं में करते हैं, उस इसरार को चाहते हैं कि वो इसरार मशहूर हो, हमारी बात पहुँचे आवाम तक। लेकिन तस्वीरों को लगा के उसका विज्ञापन करना, प्रेम का क्या विज्ञापन करना। और अगर हमारी कुछ शिकायत, वो आपस में कोई प्रॉब्लम्स भी हैं, तो उसको कोई पब्लिक इशू क्या बनाना, अगर हैं, और थोड़ी बहुत सबके जीवन में होती हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि हम बहुत ही बढ़िया चल रहा है। जहाँ बहुत बढ़िया चल रहा है वहाँ संदेह करना चाहिए, क्योंकि जहाँ झगड़ा नहीं है वहाँ प्यार भी नहीं है। पंकज चतुर्वेदी और क्या करना चाहते हैं अपने जीवन में, और ऐसा क्या लिखना चाहते हैं
जो उनके मन में लगातार चलता रहा हो, या हो कि मैं कम से कम ये काम तो करूँगा ही करूँगा? एक तो कविता लिखते रहना चाहता हूँ, 1 साल से नहीं लिख पा रहा हूँ या बहुत कम लिख पा रहा हूँ, इसका बहुत अवसाद है। और जो लोग कहते हैं कि इनके लिए लिखना आसान है, ये रोज़ लिख देते हैं या आए दिन लिख देते हैं, उनको ज़रूर बताना चाहता हूँ कि मैं कुछ महीनों से नहीं लिख पा रहा हूँ। तो कविता हाथ में नहीं होती अपने, वो आती है तो आती है, नहीं आती है तो फिर जो शुरू में मैंने कहा कि आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, अगर करेंगे तो एक ख़राब रचना बनाएंगे। तो किसी का शेर है ना, नहीं आती उनकी याद तो महीनों तक नहीं आती, मगर जब याद आते हैं तो बहुत याद आते हैं, ये शेर है। उसी तरह से कविता आती है। तो एक तो कविता तो मैं लिखते रहना चाहता हूँ, और मेरा वो स्वप्न तो सच्चा नहीं हो पाएगा, लेकिन मैंने सुना है कि बंगाल के जो कवि होते हैं उनका हर दुर्गा पूजा जो होती है, हर दुर्गा पूजा पे एक कविता संग्रह आता है। तो अगर ऐसा हो सकता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन वो संभव नहीं लग रहा है क्योंकि उतना मैं लिख नहीं पा रहा हूँ। दूसरा मेरा एक स्वप्न है, जो स्वप्न आप कह रहे हैं, एक किताब में मीरा पर लिखना चाहता हूँ और एक गालिब पे, ये स्वप्न है। अब वो नौकरी के झमेले हैं और नौकरी के कारण बहुत सारा लेखन नहीं हो पाता है, अपने मन की ज़िंदगी हम नहीं जी पाते हैं, तो ये अपने मन का जीवन बहुत कम है, दूसरों के मन का ज़्यादा जीना पड़ता है। आप अपने मन का जीवन जिएं, जी जी, लगातार सृजनरत रहें, खूब कविताएं लिखें और दुर्गा पूजा पर आपके कविता संग्रह आते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, आप संगत में आए, हमसे बातचीत की। मैं आभारी हूँ आपका और हिंदवी का कि मुझे मेरी बात सुनने का आपने एक मौका दिया। हम सारे 9 भाई बहन थे, पिता हमारे ढाबा चलाते थे और हम सब लोग पिता के साथ उस ढाबे पर उनके साथ हाथ बटाते थे और स्कूल भी जाते थे। जो मोहल्ले में माँ रहती थी औरतों के बीच में, माँ को बड़ा बुरा लगता था कि लड़कियां होटल में काम करने जा रही हैं। जब और दूसरे लोग जब पढ़ाई कर रहे थे तो रघुवंशी समाज पढ़ाई पर फोकस नहीं था और बहुत ज़्यादा ज़मीनें उन लोगों के पास थी। पहली बार मुझे जो कविता फूटी भी है तो फिर वही है कि आज फिर चांद काली राहों में खो गया, ये मुझे अच्छे से याद है, मेरे पास पहली लाइन ये आई थी। कविताओं पर कैसे काम करा जाए, कविताओं पर कैसे सोचा जाए, मुझे थोड़ा सा राजेश जोशी जी ने बहुत ज़्यादा सिखाया। तो जब इसको पढ़ा तो विष्णु जी ने मुझे बहुत डांटा, बोले ये बहुत अच्छी चीज़ है लेकिन तुम इस पर काम करो। तो मैंने कहा नहीं, मैं नहीं काम करूँगी, 2 साल हो गए मुझे, मैं तो कविता नहीं लिख पाई हूँ जब से। कि जो स्त्री विमर्श है, अगर आप मुक्ति दिला रहे हैं तो आप सारी महिलाओं को मुक्ति दिलाइए ना। ये समृद्ध संसार की स्त्रियों की ही तो बात कर रहे हो आप। तो विभा मिश्र के साथ मैंने थिएटर किया, तो एक अलग डिसिप्लिन में गई और थिएटर में मैं बैक स्टेज करती थी। और एक अजनबी शहर करके कविता है इसमें, घर निकासी में। तो मैंने बाबा बोला कौन सा शहर देख ली तू? मुझे चपत लगाई बाबा ने, तू कलकत्ता गई, बम्बई गई, कौन सा तेरा अजनबी शहर? मैंने बाबा विदिशा।